प्राचीन समय की बात है, मैं मजदूरों को सिर्फ अनलिमिटेड वाइट चावल और पिकल्ड वेजिटेबल्स देता था। उनसे दिन में 8 घंटे काम करवाता था और सिर्फ वीकेंड्स पर ही उन्हें ब्रेस्ड पोर्क मिलता था। मुझे लगा था कि वो जल्द ही बगावत कर देंगे, लेकिन पहले ही दिन वो चैन से बैठ नहीं पा रहे थे और पूछ रहे थे, क्या ये हमारा आखिरी खाना है? तीसरे दिन तक तो वो बुरी तरह घबरा गए। उन्हें डर था कि क्या उनका लॉर्ड उन्हें भूखा मारने वाला है। 7वें दिन तक वो सब मेरे सामने आकर खड़े हो गए और बोले, माय लॉर्ड, अगर आप पर कोई मुसीबत आई तो हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ मिटने को तैयार हैं, हमारी जान आपकी है। 1 महीने बाद वो मजदूर न जाने क्यों इतने भावुक हो गए कि उन्होंने मुझ पर एक ड्रैगन एम्ब्रॉयडरी वाली येलो रोब डाल दी। वो कहते हैं, माय लॉर्ड, मेरी बात सुनिए और ये रोब पहन लीजिए। मैंने उस ड्रैगन रोब को बड़ी गहराई से देखा और सोचा, ओह, तुम लोग सच में इस एम्परर को मुश्किल में डालना चाहते हो। ये एम्परर इस देश के लिए वफादार है और उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है। असल में 2.5 साल पहले मैं एक प्राचीन काउंटी मैजिस्ट्रेट के शरीर में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था और मुझ में एक पावरफुल मटेरियल सिस्टम जागृत हुआ था। मुझे लगा था कि वर्कर्स और सिस्टम के सपोर्ट से मैं जल्द ही अपनी ज़िंदगी के पीक पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शुरुआत में सिस्टम मुझे सिर्फ अनलिमिटेड चावल, पिकल्ड वेजिटेबल्स और एक सिंगल एनर्जी ड्रिंक ही देगा। इस बात ने मुझे उस पोस्ट की याद दिला दी जो मैं पहले कभी देखा था, कि अगर आप प्राचीन समय में मजदूरों को सिर्फ वाइट चावल और पिकल्ड वेजिटेबल्स दें तो क्या वो बगावत करेंगे। ज्यादातर नेटिजन्स का जवाब नहीं था। कुछ शरारती लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब तक चावल और सब्जियां भरपूर हैं, दलिया गाढ़ा है और सब्जियों में तिल ऑयल डला है, तो वो सिर्फ मजदूरी ही नहीं करेंगे बल्कि बिना किसी शिकायत के यूरोप तक ग्रेट वॉल खड़ी कर देंगे। इधर चलते चलते मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे पास खड़े ऑफिसर यंगशू ने दूर एक छोटे से तबाह हो चुके शहर की तरफ इशारा किया। वो कहता है, सर, सामने पिंगलेन काउंटी है। मैंने उन टूटी फूटी दीवारों को देखा और मेरे माथे पर बल पड़ गए। लग रहा था कि काउंटी मैजिस्ट्रेट बनना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही मैंने शहर में कदम रखा, एक औरत जिसके चेहरे पर निशान थे और हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां थीं, वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी, सर जागिए, प्लीज हमें चाहिए। उस औरत को दुआ मांगते देख बाकी लोग भी मेरा रास्ता रोककर खड़े हो गए। वो सब जमीन पर बैठकर एक निवाले की भीख मांग लगे। मैं अपनी कैरेज से उन लोगों के लिए कुछ खाना निकालने ही वाला था कि तभी भीड़ से एक आवाज आई, तुम लोग नोबल लॉर्ड का रास्ता मत रोको। बात करते हुए भीड़ से एक आदमी बाहर निकला जिसकी कमर पर एक पुरानी रस्ती सोड लटकी थी जिसमें कई निशान थे। वो तलवार उसके बाईं तरफ थी जो काफी साफ नजर आ रही थी। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम इन लोगों के नेता हो? तुम्हारा नाम क्या है? उस सेबर वाले आदमी ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं कैसा नेता? बात बस इतनी है कि ये लोग मेरे हाथ की इस टूटी तलवार से डरते हैं। अगर नोबल सर के लिए मुमकिन हो तो हम जैसे अपाहिज लोगों को थोड़ा अनाज दे दीजिए। मैंने पीछे खड़ी वैगन से चावल की 2 बोरियां निकाली और उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि शारीरिक कमियों के बावजूद इन लोगों ने अनुशासन बनाए रखा है। मुझे यकीन है यह तुम्हारी वजह से है। ये 2 अनाज की बोरियां लो और इसे सब में बांट दो। उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद अपने हाथों से उसे इतना कीमती अनाज दूंगा। इस बात ने उसे काफी सम्मान महसूस कराया। जैसे ही उसने अनाज लिया, चारों तरफ से शुक्रिया की आवाजें गूंजने लगी। उस आदमी ने बोरियों के वजन का अंदाजा लगाया। उसे पता चला था कि इनमें कम से कम 15 से 20 किलो अनाज है, जो इन लोगों के लिए काफी था। उसने वो बोरियां उस पहली औरत को दी और कहा, इसे सब में बराबर बांट दो। लेकिन जैसे ही उस औरत ने अनाज की बोरी खोली, वो चौंक कर चिल्लाई, ब्रदर वो, ये तो फाइन ग्रे है, आप क्या कहते हैं? वो को लगा उसने गलत सुना है, पर उस औरत ने बोरी सीधे उसके सामने कर दी। अगले ही पल वो आदमी दंग रह गया। सफेद चावलों को देखकर वो जैसे सुन्न पड़ गया हो। वो इतना उत्साहित था कि उन्हें छूकर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने गंदे हाथों को देखकर उसने हाथ पीछे खींच लिए। वो यकीन के साथ पूछता है, सर, क्या यह फाइन ग्रेन सच में हमारे लिए है? मैंने सिर हिलाया और ऊंची आवाज में कहा, मैं जस्टिन हूँ, इस काउंटी का नया मजिस्ट्रेट। कल से मैं सरकारी ग्रैंडरीज खुलाऊंगा और पीड़ितों को खाना बांटना शुरू करूंगा। यह सुनते ही भीड़ में एक लहर दौड़ गई और सब शोर मचाने लगे, काउंटी मैजिस्ट्रेट अमर रहें। मैंने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया और उस आदमी से पूछा, तुम्हारा सरनेम वो है, पर पूरा नाम क्या है? क्या तुम मुझे काउंटी ऑफिस तक ले चलोगे? उसने जोश में आकर जवाब दिया, मेरा सरनेम वो है और मैं अपने परिवार की छठी संतान हूँ, इसलिए सब मुझे वो नंबर 6 कहते हैं। मैंने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, वो नंबर 6, अब हमें काउंटी यामन तक ले चलो। उधर मैं शहर में जितना अंदर जाता गया मेरा दिल बैठता गया। रास्ते में सिर्फ टूटे फूटे घर और खंडहर थे। शहर के कुछ लोगों के हाथ पैर तो सलामत थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण तक नहीं थी। शायद वो नंबर 6 ने यह महसूस कर लिया था, इसलिए वो शहर के लोगों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, दरबार ने हमें नजरअंदाज नहीं किया, हमारे नए काउंटी मैजिस्ट्रेट आ गए हैं, वो कल से अनाज बांटना शुरू कर देंगे ताकि हम जैसों की मदद हो सके। वो नंबर 6 की बात सुनते ही उन मुर्दा आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे बुझती आग फिर से जल उठी हो। थोड़ी देर बाद हम एक आधी ढही हुई इमारत के पास पहुंचे। वो नंबर 6 ने आवाज लगाई, ओल्ड यिनयोंग, दरबार ने नया काउंटी मैजिस्ट्रेट भेजा है। कुछ ही देर में पुराने कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी 3 लोगों के साथ यामन से बाहर आया।
वो गार्ड भागकर वू के पास गया और पूछने लगा, तुमने अभी क्या कहा? वो नंबर 6 ने मेरी तरफ इशारा किया। ये साहब पिंगन काउंटी के नए मजिस्ट्रेट हैं। यिनयोंग ने मुझे देखा और झट से सीढ़ियों से उतरकर घुटनों के बल बैठ गया। वो रोते हुए बोला, माय लॉर्ड, आखिरकार आप आ गए। शुक्र है दरबार पिंगन काउंटी के लोगों को नहीं भूला। मैंने उसे संभाला और शहर के हालात पूछे। पिंगन की स्थिति बहुत भयानक थी। 6 महीने पहले यहाँ 5,000 से ज्यादा घर थे, पर अब पूरी आबादी 2,000 भी नहीं बची थी। पिछले मैजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी बहादुरी से लड़े पर अपनी जान गंवा दी। हमलावरों ने उनके सिर काटकर भालों पर टांग दिए थे। यिनयोंग की बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। इसी बीच योंग ने हिचकिचाते हुए पूछा, माय लॉर्ड, सरकारी अनाज और रसद कब तक पहुंचेगी? अपनी यादों से मुझे पता था कि प्रशासन पूरी तरह सड़ चुका है। खासकर प्राइम मिनिस्टर जॉनसन के आने के बाद भ्रष्टाचार चरम पर था। मैंने साफ कह दिया, 6 महीने से उन भ्रष्ट अफसरों ने कुछ नहीं भेजा और तुम अब भी ख्याली पुलाव पका रहे हो। मेरी आवाज़ सुनते ही गांव वालों के चेहरे उतर गए। मैंने सही मौका देखकर चिल्लाकर कहा, आज तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल भर आया है। खुशकिस्मती से मेरे पास बहुत माल है और जो अनाज मैंने खरीदा है वो कल दोपहर तक यहाँ पहुंच जाएगा, तो अभी से खाना बांटना शुरू होगा। भीड़ फिर से जुटने लगी तो मैंने अपनी बात जारी रखी, पर एक शर्त है, अगर खाना है तो काम करना होगा। हमारी दीवारें टूटी पड़ी हैं, हम किसी डाकू का सामना नहीं कर सकते। कल सुबह चुन के वक्त से हम दीवारें ठीक करेंगे। चाहे मर्द हों, औरतें हों या बुजुर्ग, सबको मदद करनी होगी। जो भी मेहनत करेगा उसे दोपहर का दलिया मिलेगा। गांव वालों को कान से परहेज नहीं था, पर उन्हें शक था कि क्या अनाज वक्त पर आएगा। मैंने वो नंबर 6 से कहा, जाओ और पूरी आबादी का हिसाब लगाओ। मुझे हर छोटी डिटेल और हुनरमंद लोगों की लिस्ट चाहिए। इसके बाद मैं अंदर गया और यिनयोंग से पूछा, अनाज की ग्रैनरीज कहाँ हैं? वो हैरान था। उसे लगा मैं खाली गोदामों की बात कर रहा हूं जो 6 महीने पहले लूट लिए गए थे। मैंने उसे दोबारा समझाया कि मेरा अनाज आ रहा है और मुझे उसे रखने की जगह चाहिए। गोदामों का इंतजाम करने के बाद मैंने शहर का मुआयना किया। मुझे समझ आ गया कि यहाँ कोई अमीर नहीं बचा, सब भाग चुके हैं। अब मुझे एहसास हुआ कि सिस्टम मुझे अनलिमिटेड चावल और फ्राइड चिकन क्यों दे रहा है। बिना इसके यहाँ शासन करना हेल मोड में गेम खेलने जैसा होता। अगली सुबह मैं आर्थर और अपने 5 साथियों के साथ साउथ गेट पहुंचा, पर वहां की हालत देखकर मुझे गुस्सा आ गया। वहां सिर्फ बुजुर्ग और कमजोर लोग थे। मुश्किल से 20 लोग काम के लायक थे। मैं उन पर चिल्लाने लगा कि क्या ये सब उनके भले के लिए नहीं है। मेरा ऑफिसर विक्टर मुझे शांत करते हुए कहता है, सर गुस्सा मत कीजिए, ये लोग बहुत समय से भूखे हैं, इनमें जान नहीं है। उन्होंने अभी तक आपका खाना अपनी आंखों से नहीं देखा है, इसलिए वो अपनी बची कुची ताकत बचाना चाहते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अभी भी 21st सेंचुरी के एक कॉलेज स्टूडेंट जैसा ही सोच रहा था। इधर विक्टर ने लोगों को टीम्स में बांटा और उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया। दोपहर होते ही मैंने हुक्म दिया, वक्त हो गया है, ग्रैनरी से अनाज और फ्राइड चिकन ले आओ। गांव वाले अब भी शक में थे, पर जैसे ही दलिये के बर्तन का ढक्कन हटा, गर्म भात के साथ ताज़े चावलों की खुशबू चारों तरफ फैल गई। पहली कतार में खड़े मजदूरों को जब चावल की खुशबू आई तो उन्होंने पीछे वालों को अपने टीम नेम के हिसाब से पॉरेज लेने को कहा। नियम साफ था, अगर तुम्हारा नाम बुक में नहीं है तो मुफ्त में खाने के बारे में सोचना भी मत। लियोस टीम का नंबर सबसे पहले था। जब उसे पहली कटोरी मिली तो वह इतनी गर्म थी कि उससे भाप निकल रही थी, लेकिन लियो को इसकी परवाह नहीं थी। लियो ने एक बड़ा घूंट भरा। पल भर में ही उसे महसूस हुआ कि उसके खाली पेट में गर्मी पहुंचने लगी है। अचानक लियो को लगा कि पॉरेज का ये घूंट कुछ अलग है। ये पिछली सरकार के पुराने और सड़े हुए अनाज जैसा बिल्कुल नहीं था। भाइयों, लियो जोर से चिल्लाया, मैजिस्ट्रेट हमें फाइन ग्रेन दे रहे हैं। ये वो खाना है जिसे सिर्फ बड़े अफसर और रईस ही खा सकते हैं। जल्द ही शहर की दीवार की मरम्मत करने वाले सभी ग्रामीणों ने अपना खाना ले लिया। उन्हें पॉरेज और पिकल्ड वेजिटेबल्स मिले थे, लेकिन खाते वक्त उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ तो फूट फूट कर रोने लगे। इन लोगों के रोने की वजह बहुत मामूली थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट पॉरेज और पिकल्ड वेजिटेबल्स कभी नहीं चखी थी। मैं पास ही एक ठंडी छांव में अपनी पॉरेज पी रहा था और उनका ये शोर मुझे परेशान करने लगा। मुझे लगा शायद उनका पेट अभी भरा नहीं है, इसलिए मैं चिढ़कर खड़ा हुआ और चिल्लाया, अगर पेट नहीं भरा है तो वापस जाओ और पतीले से और ले लो। तुम सब रो क्यों रहे हो? लोग सोचेंगे कि तुम्हारा मजिस्ट्रेट तुम्हें खाना नहीं खिला रहा। मेरी आवाज़ सुनते ही वहां मौजूद हर मजदूर सन्न रह गया और उनका रोना तुरंत बंद हो गया। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नया मजिस्ट्रेट कह रहा था, अगर एक कटोरी काफ़ी नहीं है तो तुम और ले सकते हो। वे सोच रहे हैं क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? इस स्वादिष्ट पॉरेज की एक कटोरी मिलना ही किसी बड़ी बात से कम नहीं था। और फिर भी मैंने उनसे कहा कि वे दोबारा खाना ले सकते हैं। तभी एक मजदूर जिसकी भूख अभी मिटी नहीं थी, उसने हिम्मत जुटाई और मेरी ओर बढ़ा। उसने झुककर पूछा, हुजूर, क्या मुझे सच में एक और कटोरी मिल सकती है? मैंने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, जाओ। जैसे ही उन्हें यकीन हुआ कि मेरी बातें कोई झूठ नहीं है, जो लोग भूखे थे वे आगे बढ़े और दोबारा खाने के लिए टूट पड़े। देखते ही देखते वहां फिर से भीड़ लग गई। अपनी दूसरी कटोरी लेने के बाद जब सभी मजदूरों का पेट भर गया, तब मैं खड़ा हुआ और बोला, सब ध्यान से सुनो। आज के बाद अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे, लेकिन अगर तुमने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हें भूखा मरना होगा।
मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि उनके मन में आज्ञाकारी होने का बीज बोया जा सके। पिंगलियन काउंटी 5 अलग अलग इलाकों के मोड़ पर स्थित है। सिर्फ दीवारें बनाना इसकी रक्षा के लिए काफ़ी नहीं है। दीवारों की मरम्मत के बाद मैं पिंगलियन काउंटी की रक्षा के लिए सैनिकों की भर्ती और उन्हें ट्रेन करना चाहता हूँ। एक सुस्त मिलिशिया आर्मी का क्या ही फायदा। मैं इन पॉरेज खाने वालों को एक बहादुर और युद्ध में माहिर सेना में बदलने के सपने देख ही रहा था कि तभी चीफ मिलर एक चूहे जैसी आंखों वाले आदमी को घसीटते हुए वहां आया। उसने उसे मेरे सामने पटक दिया। मैंने जमीन पर घुटनों के बल बैठे उस आदमी को तिरछी नजरों से देखा। चीफ मिलर, इस आदमी ने क्या किया है? चीफ मिलर ने जवाब दिया, हुजूर, यह एक कामचोर है जिसे मैंने पकड़ा है। यह जवान आदमी आज सुबह दीवार की मरम्मत के लिए नहीं आया था। जब बाकी सब मेहनत कर रहे थे तब यह चुपके से भीड़ में घुस आया। मैं चाहता हूं कि आप इसे सजा दें। मैंने जमीन पर पड़े उस किसान की ओर देखा, लेकिन मैंने उसे सजा देने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय मैंने एक ऑफिसर को पॉरेज की 2 कटोरियां और पिकल्ड वेजिटेबल्स लाने का आदेश दिया। तुम एक किसान हो, है ना? क्या तुम्हारा पेट भर गया? वह गिरा हुआ किसान तुरंत घुटनों पर आ गया और रहम की भीख मांगने लगा। हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सच में भटक गया था, इसलिए मैंने सिर्फ पॉरेज पीने के लिए मजदूर होने का नाटक किया। चीफ के पकड़ने से पहले मैंने सिर्फ 2 निवाले ही लिए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं मेहनत से काम करूंगा। प्लीज़ मुझ पर रहम कीजिए। मैंने उस किसान की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या पॉरेज अच्छी थी? उस किसान का शरीर डर से कांपने लगा। वह लगातार अपना सिर जमीन पर पटकने लगा और डरते हुए बोला, बहुत अच्छी है हुजूर, बहुत अच्छी है। मैं उसकी ओर झुका और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें पता होना चाहिए कि नई पॉरेज इतनी आसानी से नहीं मिलती। हालांकि मैंने धीरे से कहा था, लेकिन वह किसान इतना डर गया कि थर थर कांपने लगा। रहम हुजूर, रहम। मैं अभी यहाँ दीवारों की मरम्मत करवा रहा हूँ और मुझे मजदूरों की सख्त ज़रूरत है। मेज़ पर रखी वो 2 कटोरियाँ देख रहे हो? एक तुम्हारे लिए है और दूसरी इसलिए कि तुम मेरे लिए और लोगों को भर्ती करके लाओ। समझ गए? किसान ये सुनकर हैरान रह गया। हुजूर, आपका मतलब है कि मैं शहर में जाकर ये ऐलान कर दूं कि दीवार की मरम्मत करने के बदले में पॉरेज और पिकल मस्टर्ड मिलेगा? मैंने हल्का सा सिर हिलाकर मार्कस की बात की पुष्टि की। ये देखते हुए कि मैं उसे सजा नहीं दे रहा हूँ, मार्कस ने धीरे से पूछा, हुजूर, क्या आप आज की गलती के लिए इस मामूली आदमी को सजा नहीं देंगे? मैंने ठंडी सांस भरी और कहा, अगर कल मुझे दीवार की मरम्मत करने वालों की संख्या इतनी कम दिखी तो इसका मतलब होगा कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। उस स्थिति में दोनों अपराधों की सजा एक साथ दी जाएगी। फिर देखते हैं कि तुम उसे झेल पाते हो या नहीं। मार्कस तुरंत जमीन पर लेट गया और मेरी चापलूसी करने लगा, ये गुलाम आपके लिए अपना बेहतरीन काम करेगा हुजूर। कल मैं आपके लिए बहुत सारे लोग लेकर आऊंगा। मैं संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। अगले दिन जब मैं शहर के साउथ गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि आज लोगों की संख्या कल से दोगुनी थी। वहां पहले से ही 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मार्कस अपनी पत्नी के साथ आया था और ऐसा लग रहा था जैसे वह इनाम की तलाश में हो। जब वह मेरे पास आया तो उसने सीधे घुटने टेके और कहा, हुजूर, इस गुलाम ने अपना मिशन पूरा किया। कल मैंने पूरे शहर में घूमकर ऐलान कर दिया कि मालिक काम के बदले फाइन ग्रेन दे रहे हैं, इसीलिए आज इतने लोग आए हैं। मेरी पत्नी भी दीवार बनाने में मदद करने आई है। कल के वे 200 लोग बहुत लग रहे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर शारीरिक रूप से कमजोर थे और भूख के कारण उनके पास ताकत नहीं थी, इसलिए उनका काम बहुत धीमा था। लेकिन आज बहुत से लोग मदद के लिए आ रहे थे। सिर्फ औरतें ही नहीं, अगर जरूरत पड़ती तो मैं काम के लिए किसी को भी बुला लेता। मैंने जमीन पर झुके उस जोड़े को देखकर सिर हिलाया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे मर्द हैं या औरतें, जब तक वे दीवार बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ये मैजिस्ट्रेट उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। फिर मैं सिलस की ओर मुड़ा और कहा, वैसे आज भीड़ बहुत है, जाओ और पॉरेज पकाने के लिए कुछ और पतीले ले आओ। साइलस वहां से जाने ही वाला था कि वह कुछ हिचकिचाते हुए रुक गया। हुजूर, क्या हम आज भी इन्हें ये कीमती व्हाइट चावल पॉरेज ही देंगे? मैंने उससे पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। क्या तुम ये पॉरेज नहीं पीना चाहते? उस दुबले पतले साइलस ने बार बार अपना सिर हिलाया और हिचकिचाते हुए कहा, नहीं नहीं, बात वो नहीं है। बस इस गुलाम को लगता है कि हमारे लिए इस फाइन ग्रेन का इस्तेमाल करना क्या ये बर्बादी नहीं है? साइलस ने हल्का सा सिर झुकाया। वह ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसे लगा कि अगर मैजिस्ट्रेट इस फाइन ग्रेन को साधारण अनाज से बदल दें तो गोदाम का अनाज कुछ और दिनों तक चल सकता है। किसी ने यह सवाल पूछा था और लोगों का दिल जीतने का इससे बेहतर मौका मुझे नहीं मिल सकता था। मैं इसे हाथ से कैसे जाने देता? उनकी जान भी जान है और रईसों की जान भी जान है। वे अच्छा खाना और अच्छी चीज़ें क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या राजा, राजकुमार, सेनापति और मंत्री कुछ खास लेकर पैदा होते हैं? मैंने साइलस की ओर गुस्से से देखा और अपनी बात जारी रखी, ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी मामूली है या राजाओं और मंत्रियों की जान इस मैजिस्ट्रेट के लिए ज़्यादा कीमती है। इंसानी जान आसमान से भी ऊंची है। वे शब्द, इंसानी जान आसमान से भी ज़्यादा अहम है, सुनकर पूर्व पुलिस चीफ दंग रह गया। साइलस मन ही मन सोचने लगा, हुजूर मेरी बातों से हिल गए हैं। मेरे मालिक इंसानी जान को आसमान से भी बढ़कर मानते हैं। लॉर्ड जो अपनी जनता से बहुत प्यार करते हैं। मैं निश्चित रूप से उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। दीवारों की मरम्मत के काम में 1 हफ्ता बीत गया। फाइन ग्रेन पीने की खबर पूरे शहर में फैल गई। चाहे मर्द हों या औरतें, जवान हों या बूढ़े, स्वस्थ हों या विकलांग,
जो भी काम कर सकता था वह निर्माण स्थल पर पहुंच गया। मैंने काम पर आने वाले एक भी ग्रामीण को वापस नहीं भेजा। महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर लोगों को लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में तैनात किया गया, जो सबके लिए खाना बनाने के जिम्मेदार थे। छोटे बच्चों को लकड़ियां इकट्ठा करने का काम दिया गया। इसके अलावा हर 10 दिन में मैं इन मजदूरों को मजदूरी देता था। यह वेतन कोई अनाज नहीं, बल्कि चमकती हुई चांदी थी। इन कदमों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पूरे पिंगोंग काउंटी में कोई भी नमक हरामी करने की हिम्मत न करे। हर कोई बड़े उत्साह के साथ काम कर रहा था। दिन बीतते गए और देखते ही देखते मुझे पिंगोंग काउंटी में आधा साल बीत गया। पूरे शहर की 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज चारों तरफ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की दीवारें पूरी तरह से तैयार थीं और नए सिटी गेट्स भी लग चुके थे। 10 मीटर ऊंची और 10 मीटर चौड़ी इस विशाल दीवार को देखकर आखिरकार मेरे दिल में सुरक्षा का एहसास हुआ। सच तो यह है कि मैं बहुत खुशनसीब रहा हूँ। पिछले 6 महीनों में पिंगोंग के लोगों को बाहरी कबीलों का एक भी हमला नहीं झेलना पड़ा, लेकिन सबसे मजबूत सुरक्षा भी एक दिन गिर सकती है। ये दीवारें अब 20,000 एलीट सोल्जर्स के हमले को झेल सकती हैं, लेकिन उत्तर के हंस और पूर्व के कितान्स दावा करते हैं कि उनके पास 10 लाख तीरंदाज हैं। भले ही ये बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात हो, फिर भी उनके पास कम से कम 20,000 आदमी तो होंगे ही। मैंने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा कि पिंगयांग की आबादी अभी भी बहुत कम है। मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। अब जब दीवारें बन चुकी हैं तो कई ग्रामीणों के पास पर्याप्त भोजन है। मैं उन्हें और मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा, वरना यह सिर्फ आलसी लोगों की भीड़ पैदा करेगा। भविष्य की तरक्की और एक अच्छी जिंदगी के लिए इन लोगों को अपने हाथों से लड़ना होगा। उस दोपहर मैंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम यहाँ हैं। हमारी दीवार का काम पूरा हो गया है, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना है। उत्तर में हंस है, पश्चिम में चौंग और पूर्व में कितान्स जैसे बाहरी कबीले भेड़ियों की तरह घात लगाए बैठे हैं। हालांकि पिंगोंग पास पर हमारे 2 लाख सैनिक तैनात हैं, लेकिन हमारे अपने काउंटी की सेना बहुत कमजोर है। हमारे पास सिर्फ 10 धनुष और 30 से भी कम भाले हैं। मैं एक पूरी स्क्वाड भी तैयार नहीं कर सकता, इसलिए इस काउंटी ने आज से सैनिकों की भर्ती करने का फैसला किया है। हम पिंगोंग सिटी गार्ड की स्थापना कर रहे हैं। जो कोई भी पिंगोंग काउंटी का गार्ड बनेगा, उसे हर दिन 3 वक्त का चावल और स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स मिलेंगे। महीने की मिलिट्री सैलरी 200 पाउंड चावल और स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स के 30 पैकेट होगी। जैसे ही यह खबर फैली, हर कोई स्टेज की तरफ दौड़ पड़ा। लोग चिल्लाने लगे क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने अभी अभी कहा था कि सिटी गार्ड को दिन में 3 बार भरपेट चावल मिलेगा। इस खबर ने पूरे शहर में जोश भर दिया। हर कोई फौज में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाने पहुंच गया। पिंगोंग की 1/3 आबादी रजिस्ट्रेशन के लिए आई थी। लगभग सभी हट्टे कट्टे मर्द अब एक चावल गार्ड आर्मी का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। पिंगोंगन कम्युनिटी के चेयरमैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 200 पाउंड चावल और 30 पैकेट सब्जियों जैसी मामूली सैलरी पर इतने लोग सेना में भर्ती होने आ जाएंगे। 2 महीने बाद मेरे पास एक रेगुलर आर्मी और 120 से ज्यादा लोगों की रिजर्व फोर्स थी। फिर मैंने अगले प्लान पर काम शुरू किया। अब जब मेरे पास आदमी थे तो मुझे पैसा कमाने का जरिया ढूंढना था। हालांकि अभी मेरे पास सिर्फ 17 सिल्वर टाइल्स थे, लेकिन असीमित चावल और सब्जियों के रहते मुझे पैसा कमाने की कोई चिंता नहीं थी। मैं उस चावल को पास के इलाकों में ले गया ताकि उसे असली नकदी में बदला जा सके। स्वाभाविक रूप से मैंने यह काम अपने नए नौकर आर्थर को सौंपा। अब आर्थर के पास एक और जिम्मेदारी थी। उसे गोदाम से अनाज और सब्जियां लेकर पास के सबसे बड़े शहर जाना था और उसे चांदी के सिक्कों में बदलना था। आर्थर पहली बार पिंगोंग सिटी गया और 7 दिन बाद लौटा। 10 गाड़ियों में भरा हुआ अनाज अब सफेद चांदी की ईंटों में बदल चुका था और कुल मुनाफा 3,000 टाइल से ज्यादा था। साथ ही आर्थर एक संदेश भी लाया था। योंगहाओ की पूरी जमीन अकाल की चपेट में है। वहां खाने की भारी किल्लत है। पिछले आधे साल से वहां बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है और हर दिन सूरज आग बरसा रहा है। जमीन सूखकर फट चुकी है। इस साल पास के शहरों और पिंगोंग काउंटी में अनाज की पैदावार आधे से भी कम हुई है। आर्थर ने मुझे विस्तार से बताया कि उसने पिंगोंग सिटी में क्या देखा और सुना। हुजूर, जब मैं वहां अनाज बेच रहा था तो हर दिन कीमतें बदल रही थीं। वहां के व्यापारी अनाज के दाम 30 से 40% तक बढ़ा देते हैं। जाहिर है, वो लोग एक ही दिन में आम जनता के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते। मैंने आर्थर से बड़ी सख्ती से पूछा, आर्थर, क्या तुम भी उनकी चाल में फंसकर अनाज के दाम बढ़ाने वाले हो? आर्थर जानता है कि उसके मास्टर का दिल किसी संत की तरह दयालु है और वो उसे या उन लालची व्यापारियों को आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत कभी नहीं देंगे। इसलिए वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और अपनी सफाई देने लगा। सर, यह अदना सा सेवक आपकी मर्यादा के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। मैं तो बस वो चावल और सब्जियों की गाड़ियां लेकर शहर गया था। तभी पिंगयोंग सिटी के व्यापारियों ने मुझे ढूंढ निकाला और सारा अनाज एक बार में ही खरीद लिया। मैंने निराशा के साथ उसे डांटा, आर्थर, ओ आर्थर, तुम कितने नादान हो। इतना बड़ा मौका तुम्हारे सामने था। तुम्हें भी उन व्यापारियों के साथ मिलकर अनाज के दाम बढ़ा देने चाहिए थे। यह सुनकर आर्थर थोड़ा हैरान हो गया। वो सोचता है, क्या मेरे लॉर्ड का दिल संत जैसा नहीं है? वो लोगों को दुख में नहीं देख सकते, है ना? फिर आज वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं और मुझे ही दोष क्यों दे रहे हैं? क्या इसलिए कि मैंने उन लालची व्यापारियों के साथ हाथ नहीं मिलाया? मैंने आर्थर की आंखों में वो शक देख लिया। मैं पूछा, आर्थर,
क्या तुम जानते हो कि हमारे काउंटी में अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी है? आर्थर ने थोड़ा सोचा और कहा, पैसे की। मैंने अपना सिर हिलाया। क्या वो वेपन्स और इक्विपमेंट है? मैंने फिर से मना कर दिया। मैंने आर्थर के जवाबों को ठुकराते हुए कहा, सर, ये सेवक थोड़ा कमर्शियल है, आप ही मुझे रास्ता दिखाएं। तो मैंने समझाया, कमी लोगों और मैन पावर की है। हमारा काउंटी खंडहर बना हुआ है और सबसे ज़रूरी संपत्ति लोग हैं। सामान और पैसा तो भविष्य में भी कमाया जा सकता है, लेकिन अभी हमें आबादी और मजदूरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आर्थर अभी भी उलझन में था, लेकिन आबादी का अनाज के दाम बढ़ाने से क्या लेना देना? मैंने समझाया, आर्थर, जरा सोचो, अगर पिंगोंग सिटी और पिंगोंग काउंटी में अनाज के दाम आसमान छू रहे हों और अचानक उन्हें पता चले कि हमारे काउंटी में अनाज बहुत सस्ता है, तो शहर के लोग क्या करेंगे? आर्थर तुरंत समझ गया कि अगर पिंगोंग और पिंगोंग काउंटी के व्यापारी अनाज के दाम इतने बढ़ा दें कि आम आदमी उसे खरीद न पाए और तभी हमारे सस्ते अनाज की खबर लीक हो जाए, तो लोग खुद ब खुद भागकर हमारे पास आएंगे। आर्थर ने बड़े उत्साह से तारीफ की, लाजवाब, वाकई बेसाल। तो आप इस तरीके से उन दो काउंटीज के आम लोगों की मदद करना चाहते हैं। इस तरह वहां के लोग अपनी पूरी आबादी के साथ यहां शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे पिंगोंग काउंटी में बस जाएंगे। उस समय मैन पावर की कमी की हमारी सारी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी। आर्थर तुरंत टैलेंट की तलाश में निकल गया। उसे बिली मिला, जो सूप किचन में चोरी छिपे घुसते पकड़ा गया था। अनाज के दाम कम करने के लिए भेजे गए इस लड़के के पास जरूर कई चालाक आइडियाज होंगे। उधर आर्थर को दिए गए काम के अलावा मैंने इस सिस्टम से मिले अनलिमिटेड पोटैटो सीड्स भी गांव वालों में बांटना शुरू कर दिए। जब लोगों को पता चला कि पोटैटो सीड से हर एकड़ में 3000 पाउंड की पैदावार हो सकती है, तो पिंगोंग काउंटी के लोग बहुत हैरान हुए। लेकिन उन्हें कोई शक नहीं था। अब काउंटी का लगभग हर निवासी मजिस्ट्रेट पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। साथ ही मैंने अपना टैलेंट प्लान भी शहर वालों के सामने रखा। अगर कोई भी शहर में किसी तंदुरुस्त आदमी को पिंगोंग काउंटी में बसने के लिए लाएगा, तो उस नए निवासी को 100 पाउंड चावल सेटलमेंट सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे और लाने वाले रिक्रूटर को भी 10 पाउंड चावल का इनाम मिलेगा। अगर लाने वाला व्यक्ति स्टोन मेसन, कारपेंटर या ब्लैक्समिथ जैसी स्किल्स रखता हो, तो नए निवासी को 200 पाउंड चावल और रिक्रूटर को 30 पाउंड चावल दिए जाएंगे। और अगर लाया गया इंसान पढ़ा लिखा हो और लिखना पढ़ना जानता हो, तो निवासी को 300 पाउंड और रिक्रूटर को 50 पाउंड चावल का इनाम मिलेगा। पिंगोंग काउंटी में लोगों को लाने पर अनाज का इनाम मिल रहा था, इसलिए वहां के लोग खुशी खुशी या नेक काम करने लगे। जल्द ही पिंगोंग सिटी और पिंगोंग काउंटी के निवासियों तक यह खबर पहुंच गई। शुरू में तो उन्हें अपने रिश्तेदारों की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सिर्फ 1 साल में ही यह जगह उनके करीबियों की जुबान पर स्वर्ग बन गई थी, जिससे लोग काफी उलझन में थे। लेकिन शहर में अनाज के दाम हर दिन बढ़ रहे थे। धीरे धीरे और भी लोगों को वैसे ही चिट्ठियां मिलने लगीं। खबर पूरे इलाके में फैल गई। शहर के लोग सोचने लगे, क्या हमें खुद जाकर पिंगोंग काउंटी देखनी चाहिए? ये ख्याल दोनों शहरों के लोगों के दिल में घर कर गया। अब पिंगोंग के निवासियों को अपने दोस्तों से चिट्ठियां मिल रही थीं, जिनमें दावा किया गया था कि पिंगोंग काउंटी का हर इंसान किसी अमीर खानदान की तरह जी रहा है। वे सफ़ेद चावल और ढेर सारे तेल नमक से बनी सब्जियां खा रहे हैं। उन चिट्ठियों में उन्हें पिंगोंग काउंटी में बसने और देवताओं जैसी जिंदगी जीने के लिए न्योता दिया गया था। शुक्र है कि ये इन्फॉर्मेशन एज नहीं है, वरना लोग इसे फ़ोन स्कैम समझते। उनकी नज़र में ऐसी आलीशान जिंदगी तो शायद सिर्फ एम्परर ही जी सकते थे। लेकिन अनाज के दाम बढ़ते ही जा रहे थे। पिंगोंग में एक पाउंड कोर्स ग्रेन की कीमत लगभग एक सिल्वर टेल तक पहुंच गई थी। अब वहां गुजारा करना नामुमकिन होता जा रहा था। उन्हें जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता ढूंढना ही था। जैसे ही उन्होंने पिंगोंग काउंटी के सस्ते अनाज के बारे में सुना, उन्हें अपने रिश्तेदारों की चिट्ठियां याद आईं और वे सब एक साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गए। उधर पड़ोसी काउंटी के फूजी ग्रेन स्टोर में दुकानदार ब्रायन आराम से बैठकर बीज खा रहा था। वो अनाज पहुंचाने वाली टीम का इंतजार कर रहा था। पुराने अनुभव के हिसाब से अनाज आज दोपहर 12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब सूरज ढल रहा था और पिंगोंग काउंटी की टीम का कहीं अता पता नहीं था। ब्रायन घबरा गया और सोचने लगा, क्या रास्ते में कोई हादसा हो गया है? तभी धूल से लथपथ एक जाना पहचाना आदमी दुकान में घुसा और हाफते हुए बोला, शॉपकीपर ब्रायन, हमारा अनाज चोरी हो गया। ब्रायन ने घबराकर उस आदमी को झकझोरते हुए पूछा, क्या अनाज चोरी हो गया? हमारे मास्टर का अनाज चुराने की हिम्मत किसने की? उसने बताया कि वो गेल रिज के लोग थे और अनाज के साथ जा रहे दर्जनों लोगों को उन्होंने पहाड़ पर बांध रखा है। गेल रिज के बैंडिट्स ने धमकी दी है कि अगर उन्हें छुड़ाना है तो हर इंसान के बदले 100 पाउंड अनाज फिरौती में देना होगा। इतनी बड़ी घटना पर ब्रायन खुद फैसला नहीं ले सकता था और वैसे भी उसके पास गेल रिज जाकर लोगों को बचाने जितना अनाज नहीं था। इसलिए उसने तुरंत कैरियर पिजन के जरिए पिंगोंग काउंटी संदेश भेजा। इधर गेल रिज के हॉल में एक किंग्स चेयर पर खाल बिछी हुई है, जिस पर जख्मी चेहरे वाला एक आदमी बैठा है। ये गेल रिज का लीडर सेथ है। हॉल में ईथन नाम का एक शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, पता नहीं बॉस हमारे इस काम से खुश हैं या नहीं कि हमने जुरी ग्रेन ट्रांसपोर्ट टीम को लूट लिया। सेथ ठहाका मारकर हंसा, ईथन, तुम्हारी टिप की वजह से आज मेरे भाई कामयाब रहे। मेरे आदमियों ने न सिर्फ उनकी 5 अनाज की गाड़ियां लूटी, बल्कि जोजी ग्रेन स्टोर के 10 लोगों को बंधक भी बना लिया है।
अब 7 दिनों के अंदर हर बंधक के बदले 100 पाउंड अनाज चाहिए। ईथन मन ही मन खुश होकर बुदबुदाया, एक ताकतवर ड्रैगन भी लोकल सांप को नहीं हरा सकता। पता नहीं तुम खुद को क्या समझते हो बिशिन, भला इस शहर में इतना अनाज किसके पास होगा। आखिर में चीजें वैसे ही हो रही थी जैसा ईथन चाहता था। दूसरी तरफ पिंगोन काउंटी के पुराने सरकारी दफ्तर में अभी अभी खाना खत्म किया है। आज रात में सादा खाना नहीं बल्कि गांव वालों द्वारा पकड़े गए जंगली तीतर का लुत्फ उठा रहा हूं। हालांकि मांस थोड़ा सख्त है, लेकिन पहाड़ के ये तीतर बेहतरीन क्वालिटी के हैं। सूप का स्वाद बहुत ही जबरदस्त है। मैं सूप के मजे ले ही रहा था कि तभी साइलस घबराया हुआ एक कपड़े की पर्ची लेकर आया। सर, बहुत अनर्थ हो गया है। ये सुनते ही मैं सोचने लगा कि कहीं हंस या चीन ट्राइब्स ने फिर से हमला तो नहीं कर दिया। साइलस बोला, सर हमारा खाना चोरी हो गया है। यह सुनकर मेरी जान में जान आई और मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। शुक्र है अभी मेरे पास अपनी प्लानिंग के लिए वक्त है। लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा तमतमा उठा। मैंने साइलस से पूछा, आखिर हुआ क्या है। साइलस ने मुझे वो नोट थमाया। उसे पढ़ते ही मेरा चेहरा काला पड़ गया। पता चला कि इस बार अनाज की हिफाजत के लिए किसी को नहीं भेजा गया था। साइलस काफी हताश दिख रहा था। हाल ही में हम सबका ध्यान नए घर बनाने पर था, इसलिए पिछली 2 बार की तरह इस बार भी सुरक्षा के बजाय लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दिया गया था। साइलस ने डरते हुए सफाई दी। मैंने गुस्से में कहा, घर बनाना घर बनाना। अगर तुमने कहा होता कि आदमियों को हथियार बनाने के लिए ब्लैकस्मिथ के पास भेजा है तो मैं इतना नाराज नहीं होता, लेकिन तुमने उन्हें घर बनाने के काम पर लगा दिया। मेरा गुस्सा देखकर साइलस बुरी तरह डर गया और घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा। ग्रेट चीफ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस पल बहक गया था। मेरी वजह से अनाज की 5 गाड़ियां चोरी हो गई। मैंने ठंडी हवा भरते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अनाज चोरी होने से नाराज हूं? मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि तुम्हारे गलत फैसले की वजह से अनाज ले जा रहे मजदूरों को गैल रिज के बैंडिट्स ने पकड़ लिया है। अगर वे सही सलामत लौट आए तो ठीक है, वरना इसका जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगा। साइलस दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अनाज से ज्यादा लोगों की फिक्र करूंगा। आज के दौर में सूखे की वजह से अनाज की कमी है और ऐसे में वो 5 गाड़ियां हजारों सिल्वर टेल्स में बिक सकती थीं। भुखमरी के इस दौर में एक इंसान की जान की कीमत एक सिल्वर टेल भी नहीं है, और साइलस की नज़र में उन 10 लोगों की अहमियत उस अनाज से कम थी। लेकिन आज मैंने उसे सबक सिखाया। मेरे लिए मेरे लोग सबसे कीमती हैं। आज पिंगबॉम काउंटी की आबादी 4000 के पार पहुंच गई है, लेकिन मुझे अभी भी मैन पावर की कमी महसूस हो रही है। चाहे प्रेस्टीज पॉइंट्स कमाना हो या शहर बनाना, हर एक इंसान जरूरी है। गेल रिज ने जिन 10 लोगों को पकड़ा है, अगर वो हमारे काउंटी का एक कुत्ता भी होता तो भी मुझे उतना ही दुख होता। मैंने साइलस को आदेश दिया, बायरन तक खबर पहुंचाओ कि वो गेल रिज के हालात का जायजा ले। पता करो कि वहां कितने आदमी हैं। साइस ने राहत की सांस ली और तुरंत काम पर निकल गया। वो मन ही मन दुआ कर रहा है कि गेल रिज में फंसे हुए लोग सुरक्षित रहें। साइलस के जरिए मुझे अपनी असलियत का एहसास हुआ। मैंने महज इमारतों को बनाने के लिए अपनी सिटी गार्ड और अर्बन मैनेजमेंट टीम लगा दी थी, लेकिन मुझे अपने मौजूदा मिलिट्री सिस्टम की कमियों का भी पता चला। पिंगलोंग काउंटी आने के बाद से मेरा सारा ध्यान सिर्फ प्रोडक्शन के काम पर था और मैंने अपनी मिलिट्री फोर्सेस के मैनेजमेंट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। शुक्र है कि ये बात वक्त रहते सामने आ गई और इसे सुधारा जा सकता है। जिस दिन वो आर्मी, जिसे मैं आज और पैसा देता हूँ, मुझ पर ही हमला करने के लिए उकसाई जाती, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। साइलस के जाने के बाद डिप्टी सेक्रेटरी सैमुअल दबे पांव पास आया और बड़ी सावधानी से पूछा, सर क्या आज रात आप नाइट स्कूल में पढ़ाने जाएंगे? नहीं, आज रात तुम जाकर पढ़ाओ। सैमुअल डरा हुआ था कि कहीं मैं उस पर भड़क ना जाऊं, इसलिए वो तुरंत वहां से पीछे हट गया। जब आसपास मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं बचा तो मैंने गुस्से में सिस्टम इंटरफेस को समन किया। यूआई पर जानकारी चमक रही थी। मनी 139.2 बिलियन और प्रेस्टीज पॉइंट्स 4313। इस वक्त एक लॉटरी की जा सकती थी। सिस्टम वेयरहाउस 610 बाई 1000 भरा हुआ था। अपग्रेड के लिए 1000 टेल्स ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत थी। फिलहाल स्टॉक में बासमती चावल, फाइन ग्रेन, येनान, बाया, पोटैटो सीड्स और पानी मौजूद था। मैंने लकी व्हील शुरू किया और एक जाना पहचाना पहिया मेरे सामने आ गया। इस बार सिस्टम ने इनामों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा था: वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एग्रीकल्चरल सप्लाईज और वेपन्स एंड इक्विपमेंट। सब्जियों में चिली, पम्पकिन, विंटर स्क्वाश और एक प्लांट थे। एग्रीकल्चरल सप्लाईज में खाद के साथ साथ हथियारों के बीच एक सबमशीन गन भी थी। वहां एडॉक्स क्रॉसबो भी मौजूद था, जिसे प्राचीन हथियारों की बैरेट स्नाइपर राइफल कहा जा सकता है। यह एडॉक्स क्रॉसबो असल में एक बैलिस्टा है, जिसका डिजाइन ट्रिपल आर्च वाला है। इसके तीर हार्डवुड शाफ्ट्स और लोहे की पत्तियों से बने होते हैं, जो एक साथ 3 तीर छोड़ने के लिए मशहूर है। एडॉक्स क्रॉसबो से छोड़े गए तीर सीधे शहर की दीवारों में धंस जाते हैं, जिससे ये सीज वॉरफेयर का एक अहम हथियार बन जाता है। यहाँ तक कि इंजीनियर्स इन तीरों का इस्तेमाल दीवार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की तरह कर सकते हैं। इसकी रेंज बहुत ज़बरदस्त है और अगर इससे किसी इंसान पर निशाना साधा जाए तो उसका मरना तय है। हालांकि लॉटरी में 12 इनाम थे, लेकिन मेरी नज़र में वेपन्स एंड इक्विपमेंट जीतने की संभावना 1/3 थी। चाहे रिपीटिंग क्रॉसबो मिले, रैपिड फायर क्रॉसबो, हैवी क्रॉसबो, ब्राइट मिरर आर्मर, स्टील सेबर या खुद अडॉक्स क्रॉसबो, इनमें से कुछ भी मिलता तो मेरी सिटी गार्ड और अर्बन मैनेजमेंट ब्रिगेड की ताकत कई गुना बढ़ जाती। मैं इस बार काफ़ी पुरुम्मीद था।
मैंने सोचा जैसे ही मुझे इनमें से कोई हथियार मिलेगा मैं कल सुबह अपनी टीम इकट्ठा करूंगा और माउंट ईथन पर हमला करके ईथन फोर्ट्रेस को नेस्तनाबूद कर दूंगा। मैंने ड्रॉ शुरू किया और 12 इनाम अलग अलग दिखने लगे। पहिया तेजी से घूमने लगा। जैसे ही मैंने मन में स्टॉप बटन दबाया पहिया धीरे होने लगा। मैं बेचैनी से प्रार्थना करने लगा। पहिया इंच दर इंच सरकते हुए आखिरकार ब्राइट मिरर आर्मर तक पहुंचा, लेकिन वो ठीक अगले इनाम से पहले वाली लकीर पर रुक गया। मैंने गुस्से में सिस्टम से पूछा, ये इनाम ब्राइट मिरर आर्मर ही होना चाहिए है ना? तभी सिस्टम की मैकेनिकल आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, डिंग। होस्ट को इस ड्रॉ में इम्पेराटा रूट जीतने पर बधाई दी जाती है। इसे स्टोर कर लिया गया है। क्या इम्पेराटा रूट? मैंने मन ही मन बुरी तरह कोसा। अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें बताता कि हकीकत क्या होती है। सिस्टम ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे जीतने वाले पहिए का एक जूम इन वीडियो दिखाया। पता चला कि कांटा लकीर पार कर चुका था और ब्राइट मिरर आर्मर और अगले इनाम की सीमा के बीच ठीक इम्पेराटा रूट पर रुका था। मैं फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार ये सब तुमने ही बनाया है। तुम पहिए को कंट्रोल कर सकते हो, है ना? अगर मैं मिरर आर्मर जीत जाता तो मेरी सेना की डिफेंस बढ़ जाती, लेकिन अब मुझे ये कचरा मारने वाली दवा मिली है। इस पल मेरा मन आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने का कर रहा था। मुझे इस वीड किलर का क्या करना है? कोई भी हथियार मिलता तो बेहतर होता, यहाँ तक कि कोई सब्जी या फल भी सजावट के काम आ जाता। इस वक्त पूरे योंजो में पिछले आधे साल से सूखा पड़ा है और खेतों की घास खुद ही सूख कर मर चुकी है। ये वीड किलर अभी पूरी तरह बेकार है और सबसे घातक बात तो ये है कि ये एक हाईली टॉक्सिक पदार्थ है जिसका इंसानी शरीर पर कोई इलाज नहीं है। अगर कोई इसे गलती से पी ले तो कुछ ही दिनों में उसकी मौत तय है। अचानक मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। एक बहुत ही खौफनाक विचार मेरे मन में आया। चूंकि आस्टर और फीलिक्स ने मेरा दुश्मन बनना चुना है तो अब वो अपनी किस्मत को ही दोष दें। उनकी हिम्मत कैसे हुई जो दादा से लूटपाट करने की? मैं अपनी योजना के बारे में जितना सोच रहा था उतनी ही जोर से हंस रहा था। जल्द ही ये हंसी एक अजीब और डरावनी आवाज में बदल गई। इधर पिंगान काउंटी में ब्रायन को जैसे ही मेरी मैसेंजर पिजन मिली उसने तुरंत फीलिक्स की स्थिति और शहर में उसके परिवार की जांच शुरू कर दी। ब्रायन की मुश्किल स्थिति के बारे में जानकर सभी बड़े अधिकारी ठाके मारकर हंसने लगे। इंडियन सिटी के एक रईस परिवार के मैनेजर जीन ने अपने मालिक की से कहा, बहुत अच्छे, आपने बहुत बढ़िया काम किया। अब जोस ग्रेन स्टोर का मैनेजर पागलों की तरह फीलिक्स के बारे में पूछ रहा है। जीन, जिसने ये सब शुरू किया था, वो भी हंसने लगा। इतना सारा हाई क्वालिटी ग्रेन खोने के बाद भला वो परेशान क्यों ना होंगे? इंडियन सिटी के लीडर ने सिर हिलाया और बोला, मानना पड़ेगा, जोस स्टोर का अनाज वाकई में लाजवाब है। चखने के बाद मुझे ये बहुत पसंद आया। वो जिस आदमी से बात कर रहा था वो इवान मिन था, जो गद्दार मंत्री इन सॉन्ग के साथ मिला हुआ था। इवान मीन एक पूरी तरह बिका हुआ इंसान था। ये ने निर्देश दिए, जाओ और ब्रायन को फीलिक्स की सारी जानकारी दे दो। ये ग्रेनस्टॉर्म मैनेजर को निर्देश देता है, मैं देखना चाहता हूं कि वे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ये फैमिली का मैनेजर जीन अपने फैमिली हेड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। वह अपने चेहरे पर एक्सट्रीम एंग्जाइटी और जल्दबाजी का एक झूठा नाटक करता है। वह भागता हुआ ब्रायन के पास जाता है ताकि उसे फीलिक्स की फैमिली सिचुएशन के बारे में बता सके। असल में फीलिक्स पिंगन सिटी का एक डिजर्टिंग कैप्टन है। एक हार का सामना करने के बाद वह फे फोंग माउंटेन पर जा पहुंचा था। बाद में अपनी मेहनत से उसने हारे हुए सोल्जर्स के एक ग्रुप को इकट्ठा कर लिया और वे बैंडिट्स बन गए जिनका मेन काम घरों को लूटना और डकैती डालना है। वे अक्सर पिंगन सिटी के बाहर के विलेजर्स पर रेड मारते हैं। फे फोन गैंग में काफ़ी लोग हैं, करीब 200 या 300। अगर मेरी प्रीवियस टीम्स ने ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए 20 से ज़्यादा लोगों को भेजा भी था तो वह सिर्फ गुड लक था कि उनका सामना फे फोन बैंडिट से नहीं हुआ। अगर फॉर्मर पुलिस कैप्टन ने इस बार ग्रेन को एस्कॉर्ट करने के लिए गार्ड्स भेजे होते तो लॉस और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था। एफए फोन गैंग के बारे में जानने के बाद ब्रायन ग्रैटिट्यूड के साथ जीन को वापस भेज देता है। पिंगन गवर्नमेंट ऑफिस से बाहर निकलने बाद जब जीन देखता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है तो वह तुरंत अपना कॉलर ठीक करता है और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। वह ऑफिस की तरफ थूकता है लेकिन ब्रायन का ध्यान इस पर नहीं जाता। उसे सिर्फ अलायंस की फेट की परवाह है और वह न्यूज़ भेजने के लिए मैसेंजर पिजन्स का यूज़ करता है। उसे ओपिनियन सिटी मिल गई है। इसी बीच आज के दिन मैंने एस्टैब्लिशमेंट आर्मी और अर्बन मैनेजमेंट टीम के मिलिट्री अफेयर्स का कंप्लीट चार्ज ले लिया है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी लॉज लागू कर दिए हैं। अगर कोई भी इन्हें वायलेट करने की हिम्मत करता है तो उसे बिना किसी रहम के एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मेरी कमांड के अंडर सभी सोल्जर्स द्वारा डिसिप्लिनरी लॉज को अच्छे से याद कर लेने के बाद मैं एस्टैब्लिशमेंट आर्मी के अपने सोल्जर्स को पानी से भरे वुडन बैरल्स में चा वर्ल के बैग्स पलटने का ऑर्डर देता हूँ। फिर मैं चा वर्ल को सूखने के लिए बाहर निकाल लेता हूँ। असल में इन बैरल के आइस कोन्स में पानी नहीं था, बल्कि वह वाइट स्ट्रॉ फंगस था जो मुझे सिस्टम से मिला था। इस वाइट स्ट्रॉ फंगस को पैराक्वाड के नाम से भी जाना जाता है। यह ओरिजिनली एक कलरलेस और ओडरलेस लिक्विड था। मेरी प्रीवियस लाइफ की कई फेमस पेस्टिसाइड्स की तरह ये असल में कलरलेस और ओडरलेस होते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल इंजेक्शन को रोकने के लिए
मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली प्रोडक्शन के दौरान वार्निंग कलर्स और फॉल स्मेलिंग एंटीक एजेंट्स मिला देते हैं। इससे अनइन्फॉर्म लोगों को लगता है कि पेस्टिसाइड्स नेचुरली कलरफुल और पंजेंट होते हैं, लेकिन सिस्टम ने मेरे लिए जो आइटम्स प्रोड्यूस किए हैं वे नेचुरली कलरलेस और ओडरलेस हैं, और उनमें कोई वार्निंग कलर्स या एम्ड ऐड नहीं किया गया है। ये एकदम प्योर वाइट स्ट्रॉ फंगस है। इससे पहले मेरी एस्टैब्लिशमेंट आर्मी के लोगों को लग रहा था कि मैं इन पानी के बैरल्स को किसी अच्छे काम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जब तक कि मैंने एक चिकन को पकड़कर उसे कुछ बड़े घूंट नहीं पिला दिए। थोड़ी ही देर बाद वह चिकन मर जाता है और मेरे आदमियों को फाइनली रियलाइज होता है कि उनके सामने रखे इन पानी के बैरल्स में डेडली पॉइजन है। शहर में यह न्यूज़ तेजी से फैल रही है कि काउंटी मैजिस्ट्रेट का सामान पिंगन के रास्ते में फेफोम गैंग के बैंडिट्स ने चुरा लिया है। पॉइजनिंग में मदद करने वाले एस्टैब्लिशमेंट आर्मी के सोल्जर्स तुरंत मेरा प्लान समझ जाते हैं। दूसरी तरफ गॉड ब्लेस अस, मौसम अभी भी बहुत सनी है, जो ग्रेन में जहर मिलाने के मेरे इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए बहुत कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है। जल्दी ही ब्रायन ने जो न्यूज़ इकट्ठा की थी वो मेरे हाथों में आ जाती है। मैं रिपोर्ट को देखता हूँ। अचानक मैं समझ जाता हूँ कि सिस्टम ने मुझे कोल्ड वेपन्स क्यों नहीं दिए। फोम माउंटेन पर 2 या 300 बैंडिट्स हैं। हालांकि मेरी सिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है और मैंने जो एस्टैब्लिशमेंट आर्मी रिक्रूट की है उसमें भी 3 से 400 के बीच आदमी है, पर मैं सच में अपने वैल्यूएबल ट्रूप्स को उन बैंडिट्स के खिलाफ एक डायरेक्ट फाइट में रिस्क नहीं करना चाहता। अब ऐसा लग रहा है कि ये कलरलेस ओडरलेस वाइट स्ट्रॉ फंगस यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। मैं अपने मन में सोचता हूँ, जैसे ही चावल के आखिरी बैच में वाइट स्ट्रॉ फंगस मिलाया जाता है, मेरे चेहरे पर एक जेन्युइन रेडिएंट स्माइल आ जाती है। इसे रीपैकेज करने के बाद कई सोल्जर्स को लगता है कि खाने में इस तरह जहर मिलाना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है। ऐसा नहीं था कि पिंगन काउंटी के इन सोल्जर्स को फे फोन गैंग के बैंडिट्स पर दया आ रही थी, बल्कि उन्हें लग रहा था कि इस तरह फूड को वेस्ट करना सच में रिग्रेटेबल है। असल में जब मैंने डिसिप्लिनरी रूल्स अनाउंस किए थे तो कई सोल्जर्स ने प्राइवेटली ट्रूप्स भेजकर बैंडिट्स को मारने की अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस की थी। ये सोल्जर्स ब्रेव हैं और उनकी स्पिरिट कमेंडेबल है, लेकिन अभी मैं अपने प्रेशियस सोल्जर्स को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वे पहले ही नंबर में कम हैं। अगर आर्मी और पूरे पिनन काउंटी में मेरी प्रेस्टीज नहीं होती तो मैं उन्हें कंट्रोल में नहीं रख पाता, वरना अगर कोई और आर्मी को लीड कर रहा होता तो वे इम्पल्सिव सोल्जर्स सच में अपने वेपन्स उठाकर गैंग पर अटैक कर देते। मैं ऊंची आवाज़ में कहता हूँ, पिंगान काउंटी के सोल्जर्स, इस बार हमारी काउंटी तुम्हारे लिए मिलिट्री वेजेस कमाने पिंगन गई थी। फोंग बैंडिट्स ने सप्लाईज चुरा ली हैं। मुझे यकीन है कि तुम सब ये जानते हो। मुझे पता है कि अभी तुम्हारे दिलों में बहुत गुस्सा भरा है, लेकिन हम उनसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो। वो गैंग उन हारे हुए सोल्जर्स से भरा है जो अब बैंडिट्स बन चुके हैं और उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। इधर जैसे मैं ये कह रहा होता हूँ, मिलिट्री फॉर्मेशन के बीच से एक आवाज़ गूंजती है, सर मैं उनसे नहीं डरता। वह ग्रुप नहीं जीत सकता। उन्होंने अपने स्पीयर्स छोड़ दिए और दुश्मनों से छुप गए। वे सिर्फ बैंडिट्स बनने की हिम्मत करते हैं। इस बार हमारे पास चांस है, हम जरूर इन कुत्तों के सिर फोड़ देंगे। बोलने वाला थॉमस नाम का एक यंग मैन था, जो पिंगन इसलिए गया था क्योंकि वो पिंगन काउंटी में सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। जब वो पिंगन काउंटी में था तो वो शहर के बाहर रहता था। उसकी फैमिली और उसके पूरे गांव को इंगशाई गैंग के बैंडिट्स ने नुकसान पहुंचाया था। थॉमस की बातों ने कई और लोगों को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रोवोक कर दिया। मैं अपना हाथ हिलाता हूँ और क्राउड के शोर को शांत करता हूँ। मैं नेचुरली तुम्हारी ब्रेवरी को जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगियों और पहाड़ पर बैठे उन बैंडिट्स की जिंदगियों की वैल्यू सेम नहीं है। तुम्हारी जिंदगियां उनकी जिंदगियों से कहीं ज्यादा वर्थ रखती हैं। मैं क्राउड की तरफ चलता हूँ और शांति से एक आदमी से पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो क्यों? जिस सोल्जर से मैंने पूछा वह थोड़ा बिजी दिखा और उसने सबकॉन्शियसली ना में सिर हिला दिया। मैं धीरे धीरे थॉमस की तरफ बढ़ता हूँ और फिर से पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो क्यों? थॉमस भी डेज में सिर हिलाता है, ये बताते हुए कि उसे नहीं पता। मैं कहता हूँ, तुम नहीं जानते, है ना? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वे तुम्हारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की हैं, पूरे पिंगन काउंटी की हैं। तुम्हें अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, पिंगन काउंटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान बचानी होगी, और अपने लॉर्ड काउंटी मैजिस्ट्रेट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। बेशक मैं यह आखिरी हिस्सा जोर से नहीं बोलता, मैं इसे सिर्फ अपने दिल में साइलेंटली सोचता हूँ। मेरे आसपास के सोल्जर्स ये सुनकर कि उन पर एक इतना नोबल मिशन है, महसूस करते हैं कि वे अपनी फैमिलीज को नीचा नहीं दिखा सकते, वे काउंटी मैजिस्ट्रेट को नीचा नहीं दिखा सकते। ये फीलिंग स्पॉन्टेनियसली पैदा होती है। उन सोल्जर्स के ग्रुप को देखकर जो मेरी बात समझते हुए लग रहे थे, मुझे अपने दिल में काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील होता है। इस मोमेंट का फ़ायदा उठाते हुए मैं कहता हूँ, हालांकि ब्लैक विंड फोर्ट्रेस पिंगम काउंटी के अंदर बहुत दूर है, लेकिन जो कोई भी पिंगम को ऑफेंड करेगा उसे सज़ा मिलेगी, चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो।
इसलिए ये मैजिस्ट्रेट 50 एलीट सोल्जर्स को ग्रेन एस्कॉर्ट करने के लिए सेलेक्ट करने की तैयारी कर रहा है, और इसी मौके का फायदा उठाकर हम ब्लैकविंड फोर्ट्रेस के उस स्कम को जड़ से मिटा देंगे। बाकी लोग काउंटी सीट को डिफेंड करने के लिए यहीं रुकेंगे। ये सुनकर के सिर्फ 50 स्पॉट्स हैं। फील्ड के हर सोल्जर ने तुरंत वॉलंटियर किया। उधर पेंगन में ग्रेन चोरी होने के 7वें दिन बैंडिट नेता साइलस इंतजार कर रहा था। ब्लैकविंड फोर्ट्रेस में उसे उन हॉस्टेजेस की याद आती है जिन्हें कुछ दिनों पहले किडनैप किया गया था। इसलिए वो तुरंत अपने हेंचमैन को अपने सेकंड इन कमांड डंकन को बुलाने के लिए कहता है। सेकंड ब्रदर को बुलाओ। ग्रेन स्टोर से हमने जिन क्लर्क्स को उठाया था उनका क्या हाल है? कई दिन बीत चुके हैं, किसी ने अभी तक रैंसम के लिए ग्रेन क्यों नहीं भेजा? सेकंड चीफ। डंकन एक पल के लिए सोचता है और जवाब देता है, ऐसा लगता है आज 7वां दिन है। शायद वे जानते हैं कि वे पे नहीं कर सकते। साइलस का चेहरा डिस्गस्ट से भर जाता है। वह कहता है, अगर ऐसा है तो उन 10 लोगों को मार डालो। उन पर फोर्ट्रेस का ग्रेन वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। डंकन सिर हिलाता है इस आइडिया से एग्री करते हुए। जैसे ही वह सेल्स की तरफ जाने के लिए उठता है, एक हेंचमैन भागता हुआ अंदर आता है। ग्रेट चीफ, सेकंड चीफ, ग्रेन स्टोर आखिरकार हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के लिए ग्रेन भेज रहा है। डंकन तेजी से पूछता है, वे कितने लोगों को लाए हैं? हेंचमैन जवाब देता है, 2 लार्ज ग्रेन कार्ट्स और एक वाइन के कार्ट को एस्कॉर्ट करते हुए 6 लोग आए हैं। यह सुनकर साइलस और डंकन एक दूसरे को देखते हैं और स्मॉक करते हैं। साइलस हंसते हुए कहता है, हाँ, वे बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे हैं। अगर थोड़ी और देर कर देते तो शायद हमें उनके एम्प्लॉयज के लिए कॉफिन्स तैयार करने पड़ जाते। डंकन सडन कॉशन के साथ पलके झपकाता है। वह तेजी से कहता है, बिग ब्रदर, वैसे भी वे बहुत कम हैं। क्यों ना मैं सिर्फ फूड को कब्जे में ले लूं, उन 6 आदमियों को भी पकड़ लूं और उनसे क्लर्क्स के लिए एक और रैंसम मांगूं? साइलस मना करता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हमारे लूटने के बाद कोई भी ग्रेन भेजने की हिम्मत कैसे करेगा? सेकंड चीफ। डंकन गहरी सांस लेता है। वे एक पल के लिए सोचता है और कहता है, मैं आपकी बात मानूंगा ब्रदर। तो फिर उन्हें जाने देते हैं। इसके साथ ही डंकन एक्सचेंज हैंडल करने के लिए कुछ हेंचमैन को अपने साथ नीचे ले जाता है। पिंगन से बने हुए लोगों को पहाड़ से नीचे लाते हुए डंकन बेस पर पहुंचता है और 6 बड़े सांवले और बर्ली आदमियों को देखता है। वे फूड और अल्कोहल से भरी लंबी वुडन कार्ट्स के चारों ओर बैठे थे। मेरे सामने खड़े ये 6 लोग स्पेशली मेरे द्वारा सेलेक्ट किए गए थे। वे एकदम ऑर्डिनरी पेजेंट्स की तरह दिखते हैं। उनमें पिनियन का वेन भी शामिल है। यहाँ आने से पहले मैंने इन 6 आदमियों को स्पेसिफिकली वार्न किया था। मैंने कहा था, बिल्कुल भी हॉस्टिलिटी मत दिखाना, वरना अगर एक बार खून बह गया तो न सिर्फ हॉस्टेजेस कभी जिंदा बाहर नहीं आ पाएंगे, बल्कि यह काउंटी मैजिस्ट्रेट का पूरा प्लान भी बर्बाद कर सकता है। डंकन ने हॉरिजॉन्टल नाइव्स पकड़े हुए 1 दर्जन से ज्यादा हेंचमैन को लीड किया और वेन और बाकी 5 को घेर लिया। चारों तरफ देखने और यह इंश्योर करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, वह ग्रेन कार्ट के फ्रंट पर गया। डंकन को अचानक लगा कि उसके सामने खड़ा वेन कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वह अपनी नाइफ पकड़ता है और उसे वेन की गर्दन पर पॉइंट करते हुए पूछता है, लड़के, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? वेन बुरी तरह डरे होने का नाटक करता है और अपने गले पर रखी उस लॉन्ग ब्लेड से दूर हटने की डेस्परेटली कोशिश करते हुए पीछे हटता है। वह कहता है, ग्रेट किंग, आपकी मेमोरी क्या गजब की है। मैं ओरिजिनली पिंगियम के बाहर वोंगजा गांव का हूँ। ग्रेट किंग, आधे साल पहले क्या आपने हमारे गांव में कई बार विजिट नहीं किया था? डंकन ये सुनता है और वेन का एक्सप्लेनेशन उसे सही लगता है। डंकन को वोंजा गांव पर रेड मारना याद आ जाता है। वो आधे साल पहले की बात थी। वो तुरंत वेन की गर्दन से लॉन्ग नाइफ हटा लेता है। वो कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब उस गोस्ट जोसेफ की ग्रेन शॉप के लिए काम कर रहे होगे। वेन ऑकवर्डली मुस्कुराता है और कहता है, इन दिनों मैं सच में इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। जिंदा रहने के लिए मैं बॉस के लिए छोटे मोटे काम करता हूँ। ग्रेट किंग, देखिए, आपके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मैं गुड्स ले आया हूँ। मैंने अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स भी ऐड किए हैं। वह उनके साथ बातचीत में लग जाता है, बिल्कुल एक अजनबी की तरह एक्ट करते हुए। वहां पहुंचकर डंकन गुड्स को चेक करता है, एक हेंचमैन सप्लाईज को देखता है और फिर उस यंग मैन वेन को देखकर पूछता है कि क्या एक्सचेंज खत्म होने से पहले कोई और भी आने वाला है। वेन कहता है कि ये ग्रेट ऑनर है, इसलिए उसने माफी के तौर पर स्पेशली कुछ फाइन वाइन के जार्स भी तैयार किए हैं। ब्लैकविंड फोर्ट्रेस का सेकंड नेता डंकन वाइन के इन एक्स्ट्रा जार्स को देखकर बेहद खुश हो जाता है, लेकिन वह जानबूझकर उसे टेस्ट करता है। तुम कमीने लोग इस ड्रिंक में कुछ मिला तो नहीं रहे हो, हैं? वेन की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत सॉलिड थी। वो सेकंड नेता की बातों में नहीं फंसता। वह मुस्कुराते हुए कहता है, ग्रेट किंग, आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अभी इसे पीकर दिखा देता हूँ। वेन एक लालची इंसान की तरह एक्ट करते हुए आगे बढ़ता है और एक वाइन जार खोलता है। उसकी फ्रेग्रेंस तुरंत हवा में फैल जाती है।
जैसे ही वेन अपना सिर झुकाकर वाइन जार से एक बड़ा घूंट लेने वाला होता है, डंकन फिर से अपना लॉन्ग सेबर इस्तेमाल करता है और उसे वेन की गर्दन पर रख देता है। वह कड़क आवाज में कहता है, ये ड्रिंक अब प्रेशस है। क्या तुम जैसे कुत्ते को सच में ये वाइन पीने का हक है? रुक जाओ। वेन जल्दी से एक्सप्लेन करता है, ऐसी बात नहीं है ग्रेट किंग। मुझे बस लगा कि शायद ये ड्रिंक जहरीला हो सकता है, इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। ग्रीन और ड्रिंक को एस्कॉर्ट कर रहे कई लोग वेन की हाँ मिलाते हैं। हाँ, बस ग्रेट किंग डंकन के लिए जहर टेस्ट करने के लिए। डंकन अपनी ब्लेड के चपटे हिस्से से वेन को पीछे धकेल देता है। वह कहता है, तो तुम्हारे बॉस और तुम हेंचमैन कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं करोगे? पीकर दिखाओ। वेन जवाब देता है, हमारा बॉस अभी भी पिंगियन सिटी में है। उसने कहा है कि अपना काम खत्म करने के बाद वह खुद गिफ्ट्स लेकर ब्लैक विंड माउंटेन पर पर्सनली माफी मांगनेगा। डंकन पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ अपनी लॉन्ग सोर्ड को शीथ में डालता है और एक विशियस स्माइल देता है। वह कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम्हारा बॉस समझदार है। उसे बता देना कि अगर वह हमारे ब्लैक विंड फोर्ट्रेस में आना चाहता है तो उसका गिफ्ट हल्का नहीं होना चाहिए। वेन लगातार सिर हिलाता है, लेकिन अपने दिल में वह सोच रहा है, ब्लैक विंड फोर्ट्रेस में 300 से ज्यादा मुंह हैं। अपनी जान गंवाना कोई हल्का गिफ्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। डंकन सीटी बजाता है और उसके पीछे खड़े छोटे हेंचमैन का एक ग्रुप पिंगलियन काउंटी के उन 10 सिटीजन्स को लेकर आता है जिन्हें ब्लैक विंड माउंटेन पर बांध कर रखा गया था। थोड़ी ही देर में वेन और बाकी लोग उन्हें रिसीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तेजी से लोगों को साथ लेकर ब्लैक विंड माउंटेन से निकल जाते हैं। डंकन उन पर कोई ध्यान नहीं देता। वह पूरी तरह से अपने सबॉर्डिनेट्स को ग्रेन और ड्रिंक पहाड़ के ऊपर ले जाने का ऑर्डर देने में मगन है। वेन पिंगलन काउंटी के उन 10 बंधे हुए सिटीजन्स को एक छुपी हुई जगह पर ले जाता है और क्विन से मिलता है, जो वहां इंतजार कर रही क्राउड को लीड कर रहा था। मुझे देखते ही पिंगलन काउंटी के वे 10 सिटीजन्स रो पड़ते हैं और धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वे सिर झुकाकर मैजिस्ट्रेट को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने लगते हैं। ग्रेट लॉर्ड का ये लाइफ सेविंग ग्रेस, ये हम्बल सर्वेंट इसे कभी नहीं भूलेगा। फ्यूचर में जब तक लॉर्ड का कोई भी ऑर्डर होगा, ये हम्बल सर्वेंट अपनी छोटी सी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटेगा। मैं लॉर्ड के लिए सब कुछ करूंगा। मैं जल्दी से उन्हें उठाता हूं और उनकी बॉडीज चेक करता हूं। मुझे पता चलता है कि उन्हें सिर्फ माइनर स्किन वुंड्स हैं। मैं कहता हूं, यह अच्छी बात है कि तुम सब ठीक हो। यह पूरी बॉटल टॉप क्वालिटी इनाम मेडिसिन है। पहले अपने वुंड्स को ट्रीट करो, बाद में सभी बैचेस में मेरे पीछे पीछे पिंगन काउंटी चलेंगे। 3 दिन बाद हम फोर्ट्रेस पर अटैक करेंगे। पिंगन काउंटी के विलेजर्स जिन्हें अभी रेस्क्यू किया गया था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लॉर्ड 3 दिन बाद फोर्ट्रेस पर अटैक क्यों करना चाहते हैं। लेकिन सर्वाइवल की अपनी सबसे प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हुए ये विलेजर्स हमेशा की तरह अपने काउंटी मैजिस्ट्रेट पर पूरा यकीन करते हैं। इसी बीच फोर्ट्रेस के वे बैंडिट्स खुशी खुशी ग्रेन को पहाड़ के ऊपर धकेलते हुए ले जा रहे हैं। जब डंकन पहाड़ पर पहुंचता है और अपने बॉस सेलास को देखता है तो वह थोड़ा एरोगेंट एक्ट करने लगता है। मैं तो भूल ही गया था कि जोसेफ ग्रेन शॉप ने हमारे साथ कोई मोल भाव भी नहीं किया और पहाड़ पर 1000 पाउंड्स गोल्डन ग्रेन भेज दिया। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ओनर बहुत रिच और पावरफुल है? हमें शुरू में ही उससे और ज़्यादा ग्रेन निचोड़ लेना चाहिए था। साइलस ये सब देखता है। उसने शराब नहीं पी थी, लेकिन वो बहुत सेटिस्फाइड था और पब्लिक के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। सेकंड ब्रदर, तुम ये नहीं समझते, है ना? हालांकि वह जोसेफ ग्रीन शॉप का ओनर एक बड़ा टाइकून हो सकता है, लेकिन हमें एक स्टेडी फ्लो भी बनाए रखना होगा। अगर हम ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। क्या पता वे एक्सटॉर्ट किया हुआ पैसा और ग्रेन लेकर आर्मी को दे दें ताकि वे हमारे सोल्जर्स को घेर कर खत्म कर सके। सेकंड ब्रदर डंकन, क्या तुम सुन रहे हो? डंकन ये सुनकर महसूस करता है कि यह सच है। वो सिर हिलाता है और एडमिरेशन में हाथ जोड़कर कहता है, बिग ब्रदर अभी भी फ्यूचर के लिए बहुत केयरफुली सोचते हैं। हम अभी भी 100 ग्रेन पर पर्सन के रूल को ही फॉलो करेंगे। साइलस कहता है, हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगली बार जब जोसेफ ग्रेन शॉप हमें फोर्ट्रेस पर पे करना चाहेगा तो उन्हें सिल्वर में पे करना होगा। इतना कहने के बाद साइलस और सेकंड नेता फिर से हंसने लगते हैं। साइलस एक मुट्ठी व्हाइट सॉल्ट लेता है और फिर एक चम्मच प्लम वाइन चखने के लिए लेता है। जैसे ही प्लम वाइन उसके गले से नीचे उतरती है, साइलस खुद को इन्विगोरेटेड महसूस करता है। उसे कुछ भी अनयूजुअल टेस्ट नहीं आता। इन्विगोरेटेड फील करते हुए साइलस एक पल के लिए जनरस हो जाता है और ऑर्डर देता है, मेरे छोटे भाइयों, आज रात हम एक सेलिब्रेशन फीस्ट रखेंगे। हम प्लम वाइन पियेंगे और नया ग्रेन खाएंगे। यह सुनकर सभी हेंचमैन खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन लड़कों के इस ग्रुप को यह नहीं पता कि आज रात का यह सेलिब्रेशन बैंक्वेट असल में उनकी मौत के आने का सेलिब्रेशन है। दूसरी तरफ पिंगलियन काउंटी में मेसन और उसके लोगों द्वारा खोली गई जोसेफ ग्रेन शॉप। चूंकि उसे पता चल गया था कि उसका ग्रेन चोरी हो गया है, वह फोर्ट्रेस के बारे में डिटेल्स पूछने में बिजी हो गया था और उसने ग्रेन शॉप को बस बंद कर दिया। इससे शहर के ग्रेन मर्चेंट डोमिनेंट हो गए
और येट्स फैमिली ने डायरेक्टली कोर्स ग्रेन का प्राइस 100% बढ़ा दिया। अब पिंगडन काउंटी में ग्रेन का प्राइस 2 सिल्वर टेल्स तक पहुंच गया है, वो भी कोर्स ग्रेन का। बंद पड़ी जोसेफ ग्रेन शॉप के हॉल में मैं हाई सीट पर बैठा हूँ। जब येट्स फैमिली पूरे शहर में फोर्ट्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रही थी, तो वे हमें इन्फॉर्म करने वाले सबसे पहले लोग थे। जैसे ही मैंने ये सुना, मुझे कुछ सस्पिशियस लगा। मैं सोचता हूँ, इससे पहले इन दोनों शॉप्स के बीच कोई खास ओवरलैप नहीं था, वे तो कॉम्पिटिटर्स भी थे। ये कैसे पॉसिबल है कि येट्स फैमिली इतनी काइंड हो गई? जैसे ही कुछ होता है, वे आकर मेसन को फोर्ट्रेस की सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, येट्स फैमिली और बैंडिट्स आपस में मिले हुए हैं और उन्होंने मिलकर मेरे द्वारा भेजे गए ग्रेन को चुराया है। अगर ऐसा है, तो ये सर्टेन नहीं है कि येट्स फैमिली ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एक्यूरेट भी है या नहीं। इस पल मुझे अचानक पछतावा होता है कि मैं अपने साथ सिर्फ 50 सोल्जर्स क्यों लाया। मैं अपने मन में सोचता हूँ, अभी के लिए मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि जहर मिले हुए वाइन और ग्रेन मेरे कुछ अलग सरप्राइजेस लेकर आए। तीसरे दिन की सुबह मैं जल्दी तैयार होता हूँ। मैं 50 लोगों की इस टीम को इकट्ठा करता हूँ। पेट भर खाना खाने के बाद मैं 2 दिनों के लिए काफ़ी ड्राई राशंस के साथ टीम को लेकर पहाड़ की तरफ निकल पड़ता हूँ। निकलने से पहले मैं मेसन को भी ऑर्डर देता हूँ कि वह पिंगम काउंटी के एसेट्स पैक कर ले और हमारी काउंटी लौट जाए। वैसे भी इस वक्त पिंगम काउंटी में ग्रेन के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब ये लोग पिंगन से भागकर मेरी काउंटी में आएंगे, क्योंकि वे यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वेन की लीडरशिप के अंडर लोगों का ये ग्रुप ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ बढ़ने लगता है। जब मैं फोर्ट्रेस पहुंचता हूं, तो सूरज अभी तक पूरी तरह सिर पर नहीं आया है। अभी दोपहर नहीं हुई है। मैं दूर से देखता हूं और मुझे विलेज वॉच टावर पर सिर्फ कुछ छोटे हेंचमैन नजर आते हैं। 3 दिन पहले जहर मिली हुई लिकर पीने और चावल पॉरिज खाने के बाद साइलस और वन आइड सेकेंड इन कमांड डंकन सहित हर किसी को अपने शरीर में भयानक वीकनेस महसूस होने लगी थी। शुरू में उन्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उन्हें बस लगा कि ये पिछली रात का हैंगओवर है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में वीकनेस आ गई है। लेकिन अगले दिन तक उनके चेहरों पर धीरे धीरे एक गहरा पैनिक दिखाई देने लगा। उनके मुंह सूखी घास की तरह फटे हुए महसूस हो रहे थे और उनका जॉन्डिस और भी ज्यादा सीवियर हुआ था। पिंक सनसेट क्लच के नीचे साइलस और उस वन आइड सेकेंड नेता को फाइनली यकीन हो गया था कि उनके पूरे गैंग को चुपके से जहर दे दिया गया है। जब तक सेलस और डंकन कुछ रिएक्ट कर पाते, बैटल क्राइज की एक भयंकर लहर पहले ही विलेज के बाहर तक पहुंच चुकी थी और ब्लैक विंड फोर्ट्रेस में एंटर कर रही थी। मैं सेलस को आसानी से कैप्चर कर लेता हूं, क्योंकि 3 दिन पहले ही मैंने चावल और लिकर में जहर मिला दिया था। अब पूरे ब्लैक विंड फोर्ट्रेस का एक भी बैंडिट अपने अंदर जरा सी भी ताकत मस्टर नहीं कर सकता। पिंगम काउंटी से लाए गए मेरे 50 गैरिसन सोल्जर्स और 10 ट्रेन सोल्जर्स ने अपनी सोर्ड से इन बैंडिट्स को काट कर रख दिया। 61 लोग इस बैंडिट डेन में इस तरह घुस पड़े जैसे भेड़ों के झुंड में बाघ। विलियम, जॉर्ज और बाकी ट्रेन काउंटी गैरिसन सोल्जर्स ने एक ही सोर्ड ब्लो में इन बैंडिट्स को मौत के घाट उतार दिया। कैप्टन मिलर और उनके 10 टाइगर्स ने भी अपने स्पीयर्स से उनके शरीर में खून से सने सुराख कर दिए। हालांकि ब्लैक विंड फोर्ट्रेस में बहुत से लोग थे, शायद 2 या 300, लेकिन अब वे बीमार मुर्गियों की तरह यूजलेस हो चुके थे। और तो और इनमें से कई ट्रेन गैरिसन सोल्जर्स असल में पिंगन काउंटी के पूर्व नागरिक थे, जिन्होंने ब्लैक विंड फोर्ट्रेस के हाथों भारी जुल्म सहे थे। उनकी रिवेंज की डिजायर अब मैक्सड आउट हो चुकी थी। अब जिन पर कर्ज था वे उसे चुका रहे थे, और जिनकी दुश्मनी थी वे अपना हिसाब बराबर कर रहे थे। हर किसी की आंखें ब्लड शॉट थीं। साइलस और वन आइड सेकेंड इन कमांड डंकन ने यह शोर सुना और जज किया। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 50 या 60 के करीब। उनकी पहली सोच थी कि उन 5060 लोगों को मार दिया जाए जिन्हें अपनी औकात नहीं पता। तभी डंकन जोर से चिल्लाता है, मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा जिन्होंने मुझसे टकराने की हिम्मत की है। बिग ब्रदर, मैं उन्हें अंदर ले जाकर मार डालूंगा और उनके नेता से एंटीडोट उगलवा लूंगा। जैसे ही डंकन अपनी 20 LB की आयरन सेबर उठाने वाला होता है, उसके हाथ लगते ही वह ब्लेड एक भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर साइलस भी अपने टाइगर हेड सेबर उठाने के लिए लपकता है, पर वह भी एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर जा गिरती है। साइलस ये देखकर फिर से अपनी टाइगर हेड नाइफ उठाने की कोशिश करता है। पता चलता है कि जिस सोर्ड को वह पहले एक हाथ से उठा सकता था, अब वो उसे दोनों हाथों से भी नहीं हिला पा रहा है। साइलस का पहला रिएक्शन यही होता है, ठीक है, जल्दी से यहां से भाग निकलते हैं। हम अपनी सोर्ड्स तक नहीं उठा पा रहे हैं। यह आदमी बहुत अच्छे से जानता था कि जब तक जान है तब तक फ्यूचर की उम्मीद बाकी है। वो शुरू से ही एक डिजर्टर था, जो बाद में जाकर माउंटेन चीफ बन गया।
डंकन और साइलस एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े होते हैं और जस्टिस हॉल के पीछे बने सीक्रेट पैसेज से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे अभी बात ही कर रहे थे कि स्वॉर्ड्स और स्पीयर्स लिए 10 से ज्यादा आदमी एक यंग मैन को अंदर ले आते हैं। वे ब्लैक विंड फोर्ट्रेस के जस्टिस हॉल में एंटर करते हैं। मैं साइलस और डंकन को भागते हुए देखता हूँ, हाथ में स्वॉर्ड लिए। मैं कुछ ही कदमों में उनके बीच का डिस्टेंस खत्म करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मेरी सोर्ड का एक पावरफुल माउंटेन स्प्लिटिंग स्ट्राइक उनके रास्ते को काट देता है और उनके भागने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। साइलस और डंकन मेरे इस मूवमेंट से बुरी तरह डर जाते हैं और जल्दबाजी में आधा कदम पीछे हट जाते हैं। मैं अपने दोनों पैरों से उनके एब्डोमेन में जोरदार किक मारता हूँ। जब साइलस और सेकेंड इन कमांड डंकन जमीन पर गिरकर वापस उठने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कई चमकती हुई स्टील सोर्ड्स उनकी गर्दनों पर रखी हुई हैं। डंकन उस यंग मैन को देखता है जिसने अभी उसे और उसके भाई को जमीन पर गिराया था। वह डेज में पूछता है, क्या ये तुम हो? मेरी आंखों में एक खौफनाक मर्डरस इंटेंट साफ नजर आ रहा था, जिसमें 3 दिन पहले के सबमिसिवनेस का नाम और निशान तक नहीं था। बिग बॉस सिलस कंफ्यूजन में पूछता है, ये लड़का कौन है? कोई जवाब देता है, ये पिनियन के बाहर वाले गांव का एक ब्रैट है। ये आज फूड डिलीवर करने आया था। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, इन्हें बांध लो, इन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने ले चलो। साइलस और डंकन के हाथ बांध दिए जाते हैं और उन्हें हाई सीट के सामने बिठा दिया जाता है। मैं धीरे से पूछता हूँ, तुम दोनों में से साइलस कौन है? फर्श पर घुटने टेके हुए और नीचे दबाए गए साइलस पूरे डिफाइंट अंदाज में कहता है, लड़के, तुम कौन हो? मेरे पहाड़ पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जवाब देता हूँ, 10 दिन पहले तुमने मेरा फूड और मेरे ऊँट चुराए थे। आज बहुत देर हो चुकी है। डंकन मुझे याद दिलाता है कि इस फोर्ट्रेस में यकीनन बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के ट्रेजर्स मौजूद हैं। मैं अपनी रोब से एक और बॉटल निकालता हूँ और उसे उन दोनों के सामने हिलाता हूँ। मैं कहता हूँ, मेरे हाथ में 10 फ्रेग्रेंसेस टेंडन वीकनर का एंटीडोट है। क्या तुम्हें ये चाहिए? साइलस और डंकन ऊपर देखते हैं। उनकी आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। उनकी क्लाउडी आंखों में तुरंत एक गोल्डन लाइट चमक उठती है। मैं कहता हूँ, तुम लोग सालों से यहाँ स्टेशन हो। तुम भाइयों ने पक्का बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर लूटा होगा, है ना? अगर तुम वह सब मुझे सौंप दो तो यह एंटीडोट नेचुरली तुम्हारा हो जाएगा। अब जब तुम्हारी जिंदगियां खत्म होने वाली हैं तो फिर हेजिटेट क्यों करना? क्या सिलस और डंकन सच में अपनी जान से ज्यादा वर्ल्डली पोजेशंस को अहमियत देंगे? और फिर यह फोर्ट्रेस किसी नॉवल की तरह हिडन ट्रैप से भरा हुआ नहीं है। अगर सिलस मुझे वहां तक नहीं भी ले जाता तो मुझे इसे ढूंढने में बस थोड़ा और वक्त लगता। अब जब वे खुद आगे बढ़कर मुझे ट्रेजर ढूंढने के लिए लीड कर रहे हैं तो उनका यह मूव एक टोटल सरेंडर के बराबर है। साइलस अपने मन में सोचता है, जब यह बच्चा गोल्ड और सिल्वर से भरा पूरा कमरा देखेगा तो इसका दिमाग पक्का कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब वो पलाएगा तब मैं एंटीडोट मांगूंगा। एक बार मैं इसे ले लूं तो शायद मैं इस धोखेबाज आदमी को मार सकूं जिसने हमें जहर दिया है। साइलस जितना इस बारे में सोच रहा था, ये प्लान उसे उतना ही बेहतर लग रहा था। क्या बेवकूफ़ी है? साइलस को लग रहा था कि वो एक ऐसा आदमी है जो वक्त पड़ने पर झुक भी सकता है और बाद में एक डेस्परेट काउंटर अटैक करने के लिए टेम्पररी ह्यूमिलिएशन भी बर्दाश्त कर सकता है। वो खुशी खुशी हमें रास्ता दिखाने लगता है। फोर्ट्रेस के बाकी मेंबर्स ने देखा कि उनका नेता और सेकंड इन कमांड बने हुए हैं। ये बैंडिट्स पहले ही कमज़ोर हो चुके थे और मुझे हरा नहीं सकते थे। उन्होंने तुरंत रेजिस्ट करने की अपनी सारी इच्छा खो दी। उन सब ने अपने वेपन्स नीचे डाल दिए और सरेंडर कर दिया। मैं ऑर्डर देता हूँ, सबसे पहले इन सभी थग्स को बांध लो। कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर मेरे रेड आइड सोल्जर्स सीना ताने खड़े थे क्योंकि साइलस और डंकन 3 दिन से जहर के असर में थे। उन सब ने अपने वेपन्स नीचे डाल दिए और सरेंडर कर दिया। सबसे पहले इन सब थग्स को रस्सी से बांधो। कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर मेरे रिटायर्ड सोल्जर्स डटकर खड़े थे क्योंकि साइलस और डंकन पिछले 3 दिनों से पॉइजन्ड थे। वे दोनों बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद साइलस मुझे उस जगह ले गया जहां गोल्ड और सिल्वर छुपाया गया था। साइलस और बाकी लोगों ने जो लूट का ट्रेजर जमा किया था उससे 2 बड़े क्रेट्स भरे हुए थे। ये फोर्ट्रेस बैटलफील्ड और पिनियन के गरीब काउंटी के बहुत करीब है। सोने, चांदी और जूल्स के 2 बड़े बॉक्सेस का मिलना यह साबित करता है कि इन्होंने कितने काले कारनामे किए हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी गोल्ड और सिल्वर के इन ट्रेजर्स को देखकर नहीं हुई। मेरी नज़र तो फोर्ट्रेस के वेयरहाउस में रखे सोर्ड्स, गन्स और आर्मर पर थी। उनकी ट्रेजरी में सैकड़ों लॉन्ग सोर्ड्स और दर्जनों हैवी बोस का ढेर लगा है। यहाँ तक कि आर्मर के 3 सेट्स भी मौजूद हैं। हालांकि हाल ही में कुछ ब्लैकस्मिथ्स पिनियन काउंटी आए हैं, लेकिन रेयर अर्थ होने के बावजूद लोकल स्मिथी इस तरह का इक्विपमेंट तैयार नहीं कर सकती। सच तो यह है कि अभी पिनियन काउंटी के पास जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो वेपनरी ही है। साइलस ने मेरी चमकती आंखों को देखा और तुरंत बात करने का मौका ढूंढ लिया। वह कहता है, लॉर्ड देखिए, मुझे और मेरे भाई को एंटीडोट की ज़रूरत है। उसके इस हिंट को नज़रअंदाज करते हुए
मैंने जवाब देने के बजाय खुद ही सवाल पूछ लिया, क्या तुम दोनों भाइयों को यकीन है कि तुम अपने आदमियों के साथ मेरे सामने सरेंडर करना चाहते हो? साइलस को लगा कि उसकी घटिया एक्टिंग ने हमें बेवकूफ़ बना दिया है। उसने जल्दी से अपना सीना ठोंका और मुझे यकीन दिलाने लगा। वह कहता है, बिल्कुल लॉर्ड, भविष्य में मैं और मेरे भाई अपनी मौत तक आपके लिए अपना बेस्ट देंगे। मैंने पूछा, तुम्हारे इस आइवन स्ट्रांग होल्ड में कितने अच्छे लोग हैं? उनके लिए राशंस तैयार करना बेहतर होगा। ये सुनकर सेलस और डंकन के चेहरे पर खुशी आ गई। जब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो उनकी आंखों में कत्ल करने का इरादा साफ झलक रहा था। सेकेंड इन कमांड डंकन ने तुरंत कहा, लॉर्ड, मुझे और मेरे भाइयों को मिलाकर इवान स्ट्रांगहोल्ड में कुल 318 लोग हैं। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने मार्कस से कहा, घर के आधे आदमियों को भी साथ ले लो। इन दोनों लीडर्स को छोड़कर बाहर बाकी सभी भाइयों से मिलो। बचे हुए लोगों में से एक को भी मत छोड़ना। इस इवान स्ट्रांगहोल्ड में अब 316 लोग बचे थे। मैंने आदेश दिया, याद रहे उन्हें तड़पाना मत, एक ही बार में खत्म कर देना। बाकी सब ये सारा सामान हॉल में ले आओ। मार्कस ने ऑर्डर मिलते ही अपने साथ कुछ आदमियों को इकट्ठा किया, अपनी स्वॉर्ड्स उठाई और वहां से निकल गया। इसी बीच ये सुनकर सेलेस वहीं सन्न रह गया। वह सोच रहा है कि मैं उसकी ग्रुप को रिक्रूट कर लूंगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये नौजवान इतना बेरहम होगा। वह मन ही मन मुझे एक नीच और छोटा विलेन समझ रहा है। साइलस चिल्लाता है, तुमने हमें एंटीडोट के 10 बॉक्सेस देने का वादा किया था, लेकिन अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। साइलस और डंकन को लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। वे इतने गुस्से में थे कि मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे करीब आते, 2 सोल्जर्स ने उन्हें लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैंने अपने पास खड़े 2 सोल्जर्स से कहा, इन्हें जान से मत मारना। एक खास मकसद के लिए मुझे इन्हें वापस काउंटी सीट ले जाना है। फिर मैं वेयरहाउस में रखे आर्मर की तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, अपनी बात से मुकरना? मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी तुमसे एंटीडोट का वादा किया था। इसके अलावा ये टिन बॉक्सेस दुनिया के सबसे जहरीले पदार्थ हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। ये पॉइजन तुम्हारी हड्डियों के अंदर तक पहुंच चुका है। अब अगर भगवान भी धरती पर उतर आए तो भी वे तुम्हारी जान नहीं बचा सकते। मेरे गार्ड्स की लातों ने साइलस और डंकन को लगभग बेहोश ही कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब वे होश में आए तो उनकी आंखों का गुस्सा अब पूरी तरह से मायूसी और हताशा में बदल चुका था। अगर मेरे पास एंटीडोट होता भी तो भी मैं उसे साइलस और डंकन को कभी नहीं देता। ये वो कचरा है जो लोगों का खून चूसते हैं। जहां तक उन बैंडिट्स की बात है जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, उन्हें मारने का ऑर्डर मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं पैदाइशी क्रूर या खून का प्यासा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन सब ने वो जहरीली शराब पी रखी थी। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देने से उनकी तकलीफ और बढ़ जाती। उन्हें एक ही वार में मौत की नींद सुला देना ही उन्हें इस दर्द से आज़ाद करना था, और इससे मेरे सोल्जर्स को भी युद्ध की आदत हो जाएगी। जाहिर है, अगर इक्विपमेंट, लोकेशन और मैन पावर के मामले में हम इतने कमज़ोर ना होते तो मैं साइलस के बैंडिट्स के गैंग से निपटने के लिए खाने और शराब में जहर मिलाने जैसा नीच तरीका कभी नहीं अपनाता। जब आम लोग मुर्गियों और बत्तखों को मारते हैं तो वो जानवर मरने से पहले काफ़ी तड़पते और चिल्लाते हैं। इंसानों के मामले में तो यह नज़ारा और भी खौफनाक होता है। मेरी तरफ से ये एक तरफा कत्लेआम था और चोरों का वो गिरोह चीखना चिल्लाना बंद नहीं कर रहा था। इवान स्ट्रांग होल्ड के मेन हॉल के बाहर उन बैंडिट्स की चीखें सुनकर मुझे पहले थोड़ा तरस आया, लेकिन जब एक सोल्जर मुझे स्ट्रांग होल्ड के डंजन का मुआयना कराने ले गया तो मुझे अपने फैसले पर और भी यकीन हो गया। उन सेल्स के अंदर मैंने जो खौफनाक मंजर देखा उसने साबित कर दिया कि ये लोग किसी रहम के लायक नहीं थे। डंजन के बाहर 1 दर्जन से ज्यादा औरतें फटे पुराने कपड़ों में थीं। उनकी आंखों की चमक खो चुकी थी और शरीर जख्मों से भरा था। मैं कहता हूँ, डरिए मत देवियों, मैं पिनलैंड काउंटी का मजिस्ट्रेट हूँ। आज मेरे आदमियों और मैंने इवन स्ट्रांग होल्ड पर धावा बोल दिया है और अब आप सब सुरक्षित हैं। मैंने साफ साफ कहा, लेकिन उन औरतों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। ठीक उसी वक्त गांव के विलियम और सेलेस वहां भागते हुए आए। जैसे ही विलियम ने डंजन में कदम रखा, उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक औरत पर गई। घबराहट में विलियम ने सारी शिष्टाचार की हदें पार कर दी, मुझे धक्का देकर आगे बढ़ा और जमीन पर पड़ी उस अधमरी औरत को गले लगाने के लिए उसकी तरफ झपटा। वह पुकारता है, क्लोई, क्लोई, ये मैं हूं, तुम्हारा भाई विलियम। विलियम ने क्लोई को अपनी बाहों में लिया, जो बेजान और खामोश पड़ी थी। वो उसे किसी टीवी शो के सीन की तरह लगातार झकझोर रहा था। मैं विलियम को टोकने ही वाला था कि किसी घायल इंसान को इस तरह नहीं हिलाना चाहिए, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसकी गोद में वो औरत बिल्कुल किसी ड्रामा की तरह होश में आ गई। क्लोई नाम की उस औरत ने जब विलियम को खून से लथपथ देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह तड़प उठी। क्लोई पूछती है, विलियम, क्या उन बैंडिट्स ने तुम्हें भी पकड़ लिया है? विलियम कहता है, नहीं नहीं क्लोई, मुझे आने में देर हो गई, पर मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं उन दोनों को गले लगते देख रहा हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि कोई हैरानी की बात नहीं है कि विलियम ही सबसे पहले पहाड़ पे हमला करने के लिए चढ़ा था। वह अपनों को बचाने आया था। फिर भी
जब इस बच्चे ने शुरुआत में खाना पहुंचाया था तो उसने अपनी नफरत और गुस्से को दबाकर गजब की समझदारी दिखाई थी। ये लड़का विलियम ट्रेन होने के बाद यकीनन कुछ बहुत बड़ा बनेगा। कोने में दुबकी हुई औरतें जो पहले बहुत डरी हुई थीं, विलियम और क्लोई को एक दूसरे को जानते हुए देख शांत हो गईं। मैंने फिर से समझाया, आप सब फिक्र न करें, अब आप महफूज हैं। ये सब मेरे पाइनलैंड काउंटी के सोल्जर्स हैं, डरिए मत। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, डंजन की गहराइयों से एक कमजोर आवाज आई, क्या आप वाकई सरकारी अधिकारी हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बच गए। मैंने तुरंत उस आवाज का पीछा किया और आगे बढ़ा। एक अधेड़ उम्र का आदमी रेंगते हुए सेल के दरवाजे तक आया और मुश्किल से रोने लगा। वह कहता है, सर हम सब हॉस्टेजेस हैं जिन्हें आयरन पीक बैंडिट्स ने पकड़ लिया था क्योंकि हमारे परिवारों ने फिरौती नहीं दी थी। इसलिए कातिलों के इस गिरोह ने हमें एक एक करके इतना टॉर्चर किया कि हमारी पहचान तक मिट गई। हालांकि मैंने बैंडिट नेता की क्रूरता देखी थी और मुझे अंदाजा था कि हमला जबरदस्त था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयरन पीक बैंडिट्स इस हद तक बेरहम होंगे। मैंने पूछा, साइलस, बाहर उन कचरा लोगों का क्या हुआ? साइलस ने अपने हाथ में पकड़ी लॉन्ग नाइफ बाहर निकाली। वह कहता है, बाहर वो दरिंदों का झुंड, उन सभी 316 दरिंदों में से एक भी जिंदा नहीं बचा है। सबको खत्म कर दिया गया है। अभी बाहर 40 से ज्यादा भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड की रखवाली कर रहे हैं। 10 से ज्यादा भाई लाशों को ठिकाने लगाने के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, ये दरिंदे किसी भी चीज के लायक नहीं है। गड्ढे खोदना बंद करो, आदमियों को हुक्म दो कि लकड़ियां काटें और इन सबको एक बड़ी आग में जला दें। साथ ही भाइयों को इन भाई बहनों के लिए खाना पकाने का ऑर्डर दो जिन्हें आयरन पीक बैंडिट्स ने किडनैप किया था। सावधान रहना कि गलती से हमारे लीडर्स का खाना ना ले लो। वे मर्द और औरतें जिन्हें आयरन पीक बैंडिट्स ने लूटा और कैद किया था, उस अंधेरे डंजन से कांपते हुए बाहर निकले। डंजन छोड़ने के बाद वे पहाड़ के पीछे वाले हिस्से में आए जहां आयरन पीक बैंडिट्स की लाशों का ढेर लगा था, और उन्होंने फिर से वो खूनी नज़ारा देखा। मेरा पेट तुरंत मरोड़ने लगा, लेकिन पहाड़ पर बचे लोगों के सामने एक अच्छी मिसाल कायम करने के लिए मैंने खुद को उल्टी करने से रोका। लेकिन जिन ग्रामीणों को मैंने बचाया था, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और एक एक करके लाशों पर लातें मारने और थूकने लगे। जाहिर है, उनके लिए हर किसी की नफरत घृणा के उस एहसास पर हावी हो चुकी थी। एक सोल्जर संदेश लेकर आया और रिपोर्ट दी, माय लॉर्ड, गांव के बाहर गेट पर लोगों का एक ग्रुप दस्तक दे रहा है। अचानक मैं हाई अलर्ट पर आ गया और मन ही मन सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि आयरन पीक बैंडिट्स और रॉजर का क्रू सिर्फ 318 लोग न हो, जैसा कि उन्होंने कहा था। भले ही मेरे पास 60 आदमी हैं और हमारा हमला विनाशकारी था जिसने आयरन पीक बैंडिट्स का सफाया कर दिया, लेकिन इसमें काफ़ी शारीरिक ताकत भी खर्च हुई थी। अब अगर बैंडिट्स की एक और लहर आती है तो बहुत मुमकिन है कि ये लोग यहीं ढेर हो जाएंगे। लेकिन अगले ही पल सोल्जर की बातों ने मुझे सुकून दिया। गांव के बाहर जो गाय थे उनके पास स्कॉट फैमिली का झंडा था। नेता के साथ कुल मिलाकर करीब 20 लोग थे और ज्यादातर लोग अपने कंधों पर उपहारों की तरह बोझ उठाए हुए थे। पता चला कि ये पाइनलैंड काउंटी की स्कॉट फैमिली में आई है। अच्छा है, बहुत अच्छा। तब तो मुझे भी ये दौरा लौटाना ही होगा। मैं दिल ही दिल में गुपचुप तरीके से हिसाब लगा रहा था कि उस मुजरिम के खिलाफ क्या चाल चलूं जिसने मेरे ग्रीन स्टोर को नुकसान पहुंचाया था। इस बार जो पहाड़ पर आया है वो अब भी जेम्स ही है, जो स्कॉट फैमिली के ग्रीन स्टोर का मैनेजर है। उसके पीछे मौजूद 20 पोर्टर्स इस बार भारी बोझ उठाए हुए थे। इनमें स्कॉट फैमिली द्वारा भेजे गए तोहफे और 10 बचे हुए गोल्ड बार्स थे। मेरे अनाज को चुराने के बदले जो 20 गोल्ड बार्स देने का वादा किया गया था, ये उनमें से थे। पहाड़ पर चढ़ते ही जेम्स और पोर्टर्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पिछली बार जब जेम्स आयरन पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड आया था तो गांव काफी शोर शराबे वाला और जिंदादिल था, लेकिन आज जब उसने देखा तो पूरा गांव अजीब तरह से शांत था। सावधान रहने वाले जेम्स ने यहां तक गौर किया कि गांव के ऊपरी हिस्से में जो लोग गार्ड के तौर पर खड़े थे वे अभी खून से लथपथ थे। ये देखकर जेम्स और उसके पोर्टर्स का ग्रुप बुरी तरह डर गया, लेकिन वे गांव के गेट तक पहुंच चुके थे। अब वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए जेम्स ने खुद को संभाला और अपने आने की सूचना दी। थोड़ी देर बाद गेट खुला और टीम को अंदर आने की इजाजत मिल गई। मैं बीच में बैठ था। अपनी हिम्मत जुटाते हुए जेम्स ने अपनी आस्तीन से कुछ सिल्वर निकाला और पूछा, खून से सने हुए बहादुर सर, गांव में क्या हो रहा है? आज यहाँ सब ऐसा क्यों है? उस सोल्जर ने, जिसे मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी, जेम्स द्वारा दी गई रिश्वत यानी सिल्वर को हाथ तक नहीं लगाया। जेम्स ने उसे लालच देने की कोशिश की, लेकिन बदले में वो जोर से चिल्लाया, उन चीज़ों के बारे में मत पूछो जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए। इसके साथ ही वो सोल्जर जेम्स और पोर्टर्स के ग्रुप को ब्लैक विंड बैंडिट्स के जस्टिस हॉल की तरफ ले गया। जैसे ही फर्श की लकड़ियां चरचराईं, मैं गांव के बीचों बीच बैठा था। जेम्स का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस वक्त जेम्स सिर्फ हिम्मत दिखाकर आगे ही बढ़ सकता था। सिर्फ ब्लैक विंड बैंडिट्स के चीफ से मिलकर ही उसे पता चल सकता था कि आखिर हो क्या रहा है।
लेकिन वो जितना आगे बढ़ता उसका डर उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि रास्ते में उसे हर तरफ ताजे लाल खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। कुछ ही पल पहले जेम्स ने कटा हुआ हाथ भी देखा। एक बैंडिट ने उस हाथ को ऐसे उठाया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और पहाड़ के पीछे की तरफ चला गया। जेम्स सोच रहा है कि शायद सिर्फ ब्लैक विंड के लोग ही इंसानी जान को कचरे की तरह समझते हैं। मेरे परिवार का इनके साथ काम करना किसी शेर की सवारी करने जैसा है। यह हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, कौन जानता है। जेम्स के दिल में एक गहरी चिंता पैदा हो गई जब उसने टीम को जस्टिस हॉल के अंदर पहुंचाया। उसने देखा कि दोनों तरफ 5 तगड़े आदमी खड़े हैं और हर एक के हाथ में खून से टपकती हुई स्टील सोर्ड है। उनका ऑरा किसी शैतान जैसा लग रहा था। मैंने जानबूझकर इन लोगों को यहाँ खड़ा किया था ताकि अंदर आने वाला कोई भी इंसान खौफ से भर जाए, और मेरा यह दांव काम कर गया। जेम्स और उसके पीछे आए पोर्टर्स उन्हें देखकर बुरी तरह सहम गए। जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, उनके पैर जवाब दे गए और वे दहलीज पर ही गिर पड़े। आगे एक कदम भी बढ़ाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। जब मैंने अपनी आंखों से हल्का सा इशारा किया तो एक तगड़े आदमी ने आगे बढ़कर जेम्स को खींचकर उठाया और उसे मेरे सामने ले आया। ये देखकर पीछे खड़े लोगों को डर लगा कि कहीं ब्लैक विंड बैंडिट्स खुद कोई एक्शन न ले ले, इसलिए वे धीरे धीरे जस्टिस हॉल के अंदर दाखिल हुए। मैंने पहाड़ी लुटेरों की स्लैंग यानी उनकी बोली की नकल की। मैं पूछता हूँ, कौन सा खानदान, कौन सा आदमी, यहाँ किस काम से आए हो? लेकिन ज़मीन पर पड़ा जेम्स पूरी तरह उलझन में था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए उसने जल्दबाजी में कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसने आवाज़ से पहचान लिया कि सवाल पूछने वाला शख्स ब्लैक विंड बैंडिट्स का पुराना चीफ जेवियर नहीं था। जेम्स, जिसे पता नहीं था कि गिरोह के साथ क्या हुआ है, पूरी तरह सुध-बुध खो चुका था। इस घड़ी में वह सिर्फ सिर झुकाकर फर्श पर कांपते हुए घुटनों के बल बैठ सकता था। मैंने इसके लिए खूब सारी स्लैंग तैयार कर रखी थी। मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहे हो? जेम्स तुरंत होश में आया और जल्दी से अपना परिचय दिया। वह कहता है, चीफ, मैं जेम्स हूँ, काउंटी में मौजूद मिलर फैमिली के ग्रेन वेयरहाउस का मैनेजर। कुछ समय पहले मैंने चीफ जेवियर के साथ एक डील की थी और आज मैं आखिरी पेमेंट चुकाने आया हूँ। मैंने हैरानी का ढोंग किया और कहा कि क्या जेवियर सच में बिजनेस करता था? मुझे डर है कि उसका बिजनेस बस चोरी और लूटपाट है। क्या तुम वो फाइनल पेमेंट लाए हो जिसका जिक्र किया था? मैं ले आया। जेम्स ने तेजी से अपने पीछे हाथ लगाया। एक घबराया हुआ युवा असिस्टेंट जेम्स के पीछे पीछे चला आया। उसने तुरंत एक लाल लकड़ी का बॉक्स उठाया और जेम्स के पास गया। तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? चीफ को दो। जेम्स, जो बुरी तरह डरा हुआ जमीन पर पड़ा था, ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था, मन ही मन बेवकूफ़ों को कोस रहा था, और उसने बचे हुए गोल्ड बार्स बाहर निकाले। मिलर फैमिली का वो छोटा गुर्गा खुद को लाचार महसूस करते हुए उन्हें पेश करने लगा। वो सिर्फ सावधानी से आगे बढ़ सकता था, एक एक कदम उठाते हुए, जब तक वो मेरी डेस्क तक नहीं पहुंच गया। उस युवा गुर्गे को ऐसा लगा जैसे 3-4 मीटर की दूरी तय करने में उसे सदियां लग गई हों, और उसने मेरे सामने एक लाल लकड़ी का बॉक्स रख दिया। फिर वो पूरी रफ्तार से पीछे हटा और जेम्स के पीछे घुटनों के बल बैठ गया। मैंने धीरे से उस शानदार बॉक्स को खोला जिसमें 10 चमकदार छोटे गोल्ड बार्स दिख रहे थे। मेरे दिल में खुशी की एक अजीब सी लहर उठी, लेकिन जाहिर है मैं अपनी ये खुशी बाहर जाहिर नहीं होने देता। इसके उलट मैंने मेज को जोर से पटका और जमीन पर घुटने टेक कर बैठे जेम्स पर चिल्लाया। मेज पटकने की इस अचानक आवाज से वो इतना डर गया कि उसकी हालत खराब हो गई। जेवियर और उस वन आइड मैन ने मरने से पहले कहा था कि जब वे मिलर स्टोर से अनाज चुराने के लिए राजी हुए थे, तब तुम्हारी फैमिली रिवॉर्ड के तौर पर 20 गोल्ड बार्स देगी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 10 बस हैं। यहाँ पिंगजान काउंटी की मिलर फैमिली मेरी ब्लेड की ताकत पर शक कर रही है। मेरी पूछताछ के दौरान मिलर फैमिली ग्रेन स्टोर का मैनेजर उदास चेहरे के साथ जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। ग्रेट चीफ, मैंने काम होने से पहले ही चीफ जेवियर को 10 गोल्ड बार्स पहुंचा दिए थे। बॉक्स में ये 10 गोल्ड बार्स उस सहयोग का फाइनल पेमेंट है। ये चीफ जेवियर क्या बकवास है। आज से इस फोर्ट्रेस का नाम बदलकर FU फोर्ट्रेस हो गया है। इसके अलावा क्या तुमने वे 10 गोल्ड बार्स इस फोर्ट्रेस चीफ के हाथों में सौंपे थे? जेम्स ने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। फिर उसने अपना सिर हिलाया जैसे वो सुध-बुध खो बैठा हो। चूंकि तुमने उन्हें इस फोर्ट्रेस चीफ के हाथों में नहीं दिया, तो क्या तुम कहोगे कि तुम्हारी फैमिली पर अब भी मेरे 10 गोल्ड बार्स बकाया है? मैं बिना किसी तर्क के बोल रहा था, लेकिन मिलर ग्रेन स्टोर को लूटने का काम आपके ग्रेट चीफ लियो ने भी नहीं किया था। जेम्स की जाहिर तौर पर यह शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बस चुपचाप मन में विलाप किया। वो मन में सोच रहा है कि कहते हैं कोई भी मर्चेंट बिना धोखेबाजी के नहीं होता। मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली भी शायद इस कर्ज से मुकर जाना चाहती है ना? मैंने रस को आवाज़ दी जो मेरे बगल में पहरा दे रहा था। बिग टाइगर, बिग टाइगर।
गस को पहले तो एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उसे बुला रहा हूँ। वो अब भी एक खूंखार लुक दे रहा था और नीचे घुटने टेके मिलर फैमिली की भीड़ को गुस्से से घूर रहा था। जब तक मैंने गस को अपने पैर से ठोकर नहीं मारी, तब तक उसे समझ नहीं आया कि काउंटी मैजिस्ट्रेट द्वारा बिग टाइगर के वे 2 पुकार उसके लिए ही थे। गस को जैसे ही एहसास हुआ, वो तुरंत पास आया और बोला, सर, मैं सुन रहा हूँ। इस बार उसने अपना पुराना रवैया बदल लिया था। गस ने तेजी से और समझदारी से अपनी आवाज़ बदली। चीफ, आपके क्या आदेश है? पहाड़ के पीछे उन चीज़ों का ढेर अब तक जलाया नहीं गया है ना? उनमें से कुछ को भी साथ ले लो। जेवियर और वन आइड मैन की लाशें ढूंढो। उन्हें देखने दो कि लियो का कर्जदार होने का अंजाम क्या होता है। मैं किस तरह का इंसान हूँ? मेरे हाथ के इशारे के साथ ही दोनों तरफ के सोल्जर्स ने सिर हिलाया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने पिंक जाम काउंटी की मिलर फैमिली को बाहर घसीटा और उन्हें पीछे वाले पहाड़ पर ले गए। जहां तक उन लोगों की बात है जो पहाड़ पर उपहार लेकर आए थे, जाहिर है मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। मैंने बस मिलर फैमिली के जनरल मैनेजर जेम्स, उसके छोटे बेटे और एक युवक को जो मास्टर जैसा लग रहा था, इन तीनों लीडर्स को पीछे वाले पहाड़ पर ले जाने के लिए कहा। पीछे वाले पहाड़ पर फोर्ट्रेस के असली बैंडिट्स मरे पड़े थे। लाशें एक छोटी पहाड़ी की तरह ढेर लगी हुई थीं। जेम्स और उसके लोगों ने क्या कभी ऐसा खूनी नज़ारा देखा था? खून की भारी दुर्गंध की वजह से वे तीनों बेकाबू होकर उल्टियां करने थे। मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन फिर भी मेरा जी मचल रहा था। पर अभी मैं कमजोरी नहीं दिखा सकता। मैंने अपना संयम बनाए रखा और खूंखार अंदाज में कहा, इन तीनों को वहीं अंदर फेंक दो। जावियर और वन आइड मैन को ढूंढो। उन्हें देखने दो कि लियो को उकसाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। गस ने तुरंत आदेश का पालन किया और मिलर के तीनों मैनेजर्स को लाशों की उस पहाड़ी में धकेल दिया। मिलर के इन तीनों मैनेजर्स की भला ऐसा करने की हिम्मत कैसे होती? जेवियर और वन आइड मैन के अवशेष ढूंढने के लिए लाशों के इस ढेर को खंगालना। उन तीनों को अभी पूरी ताकत से धकेला गया था। वे पीछे हटना चाहते थे। जेम्स और अन्य दो अभी 2 कदम पीछे भी नहीं हटे थे कि खून के धब्बे लगी एक चमकती हुई ब्लेड ने उनका रास्ता रोक दिया। गस ने बेरहमी से कहा, या तो अंदर जाकर जेवियर और वन आइड मैन को ढूंढो और उनसे कहो कि वे तुम्हारे उन 10 गोल्ड बार्स के लिए गवाही दें, या फिर ईमानदारी से वे 10 गोल्ड बार्स खुद हमारे हवाले कर दो। उस घाटे की भरपाई के लिए उन्हें कितना अनाज बेचना पड़ेगा। और हालांकि जेम्स मिलर फैमिली ग्रेन स्टोर का हेड है, लेकिन उसके पास इतने पैसे इधर उधर करने का अधिकार नहीं है। इसका फैसला सीधे मिलर क्लैन चीफ द्वारा किया जाना चाहिए। लाचार होकर जेम्स अपनी सांसें थामकर लाशों के ढेर में कदम रखने लगा। जैसे ही जेम्स लाशों के ढेर के पास पहुंचा, ऊपर से एक लाश फिसलकर सीधे जेम्स के सामने आ गिरी। जब उसने उन आंखों देखा जिन्हें चैन नहीं मिला था और जो उसे गुस्से से घूर रही थीं, तो जेम्स की रूह कांप गई। जेम्स के पीछे गुर्गे और मिलर फैमिली के युवा आए थे। वे पहले से ही दहशत में थे। उनका डर के मारे बुरा हाल था। जेम्स अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए दया की भीख मांगने लगा। उसका सिर लहसुन की कली की तरह जमीन पर बज रहा था। चीफ लियो, रहम करें। जिन 10 गोल्ड बार्स पर हम पहले राजी हुए थे, हम उन्हें चुका देंगे। हम चुका देंगे। मैनेजर जेम्स, क्या तुम जानते हो कि मैंने इस एफिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ पंगा क्यों लिया? जेम्स सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मेरी तरफ नजर उठाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कांपती आवाज में उसने कहा, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। एफिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के चीफ, एफिंग के चीफ ने आपके पैसे उधार लिए थे और वापस नहीं किए। रोम। उस समय जेवियर मेरे ड्रैगन इन में आया और उसने 2 बोल नूडल्स खाए, लेकिन उसने सिर्फ एक बोल नूडल्स के पैसे चुकाए, जिसकी वजह से मुझे और मेरे भाइयों को उस महान पश्चिमी रेगिस्तान से इस जगह तक आना पड़ा जहां परिंदे भी नहीं। इस पल जमीन पर घुटने टेके जेम्स को वाकई समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे सच में नहीं पता था कि वो रोए या हंसे। सिर्फ एक बोल नूडल्स की कीमत के लिए हजारों मील का सफर तय करना, और ऊपर से एफिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के 300 से ज्यादा आदमी। क्या ये पूरी तरह पागलपन नहीं है? जेवियर, ओ जेवियर, तू क्या नहीं खा सकता था? तू नूडल्स खाने पश्चिमी रेगिस्तान गया और एक साथ 2 बोल खा लिए। अब देखो, एक बोल नूडल्स की वजह से पूरा ईएंग स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हो गया। जेम्स ने मन ही मन उसे बद्दुआ दी। इसलिए मैं जानबूझकर मिलर फैमिली के उस युवक की ओर बढ़ा और उससे पूछा, नौजवान, क्या तुम्हें लगता है कि बैंडिट गैंग के हमारे भाइयों को जेवियर से इस बोल नूडल्स के पैसे मांगने चाहिए? मिलर का वो युवा मास्टर पहले से ही इतना डरा हुआ था कि बोल नहीं पा रहा था। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो इतना घबरा गया कि बोल ही नहीं पाया। वो इतना ज्यादा डर गया कि तुरंत बेहोश हो गया, क्योंकि वो जेवियर से 10 गुना ज्यादा खूंखार और खतरनाक इंसान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। जेम्स अपनी फैमिली के यंग मास्टर की तरफ से जवाब देने के लिए लपका, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? उन्हें बिल्कुल करना चाहिए। यह जेवियर वाकई एक बुरा इंसान है जो चीफ के उन नूडल्स के पैसे दबाने की हिम्मत कर बैठा। वो वाकई इसी लायक था।
उसकी मौत भी उसके गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए काफ़ी नहीं है। मैंने देखा कि उन्हें डराने धमकाने का मेरा मकसद पूरा हो गया है, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका। मैंने तुरंत जेम्स और अन्य तीनों को वापस मार्शल आर्ट्स हॉल ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही वे लॉबी में लौटे, जेम्स और उसके पीछे बेहोश गुर्गे दोनों ने हॉल की ताज़ा हवा में बेताबी से सांस ली। कुछ पल पहले पीछे वाले पहाड़ पर खून की उस गाढ़ी और सड़ी हुई गंध ने उन्हें गहरी सांस लेने से रोक रखा था। अब हॉल में लौटकर जेम्स और उसके पीछे मौजूद उन छोटे गुर्गों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे नरक से वापस दुनिया में आ गए हों। जब उन्होंने अपनी सांसें ठीक की तो मैंने अपनी मुद्रा बदली और पिंगान काउंटी की मिलर फैमिली को और ज्यादा निचोड़ना जारी रखा। मैं देख रहा हूं कि मैनेजर जेम्स एक समझदार इंसान है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मुझे ये 15 गोल्ड बार्स देने से मना नहीं करोगे, सही है ना? ये सुनकर मैनेजर जेम्स की आंखें तुरंत सांड की आंखों की तरह फटी की फटी रह गईं। 10-15 गोल्ड बार्स चीफ? क्या अभी कुछ देर पहले ये सिर्फ 10 गोल्ड बार्स नहीं थे? मैं ऊंची सीट पर हाथ बांधकर बैठ गया और अपने पैर टेबल पर रख दिए। बिल्कुल सही। असल में अगर तुम आज 10 गोल्ड बार्स ले आते तो हमें इतनी परेशानी और लामबंदी नहीं करनी पड़ती। क्या अब अपनी मेहनत के लिए थोड़ा इंटरेस्ट लेना गलत है? तुम्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर ईवा ओकन ने मुझसे एक बोल कोल्ड नूडल्स उधार लिए थे और 300 से ज्यादा जानों के साथ उसका इंटरेस्ट चुकाया है, तो मेरे 5 गोल्ड बार्स का इंटरेस्ट 9 आउट 13 बैक रूल से कैलकुलेट किया जाएगा। मैनेजर जेम्स, क्या तुम कहोगे कि ये इंटरेस्ट महंगा है? और समझ लीजिए कि जेम्स के लिए हिसाब लगाने के बाद उसे अचानक ये 5 एक्स्ट्रा गोल्ड बार्स बिल्कुल भी महंगे नहीं लगे। जेम्स ने तुरंत अपना सिर किसी झुंझुने की तरह हिलाया। महंगा नहीं है, बिल्कुल महंगा नहीं है ग्रेट चीफ, आप तो बस एक महान दानवीर हैं। ये हिसाब जरा भी महंगा नहीं है। मिलर फैमिली के ग्रीन डिवीजन के मैनेजर जेम्स के हताश चेहरे को देखकर मेरे मन में अचानक बदले का एक खास आइडिया आया। मैनेजर जेम्स, मैं देख रहा हूं कि अभी तुम सिर्फ बातों से मान रहे हो, लेकिन दिल से नहीं। तुम्हें लग रहा है कि मैं सिर्फ अपनी ताकत के दम पर तुम्हें डरा रहा हूं। चूंकि यह हमारा पहली बार का साथ है तो जाहिर है कि मुझे भी तुम्हें एक तोहफा देना चाहिए। एक डाकू चीफ से तोहफा मिलना, वो भी तब जब आपने शांति पाने के लिए अब तक प्रोटेक्शन फी भी नहीं चुकाई हो, तो आप खुद को खुदा का बंदा समझेंगे। जेम्स और पिंगन काउंटी की उसकी मिलर फैमिली ने भला कैसे उम्मीद की होगी कि बैंडिट चीफ पलटकर उन्हें तोहफा देगा। ये सोचकर जेम्स डर गया कि कहीं मैं यानी चीफ हाथ लहराकर अपने आदमियों को आदेश न दे दूं कि पीछे वाले पहाड़ से मरे हुए बैंडिट्स के कुछ सिर काट लाओ और उन्हें स्वागत के तोहफे के रूप में सौंप दो। जेम्स ने तेजी से हाथ हिलाया और कहा कि इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है ग्रेट चीफ, बिल्कुल नहीं। हम जरूरी 10 गोल्ड बार्स नहीं लाए, नहीं 15 गोल्ड बार्स। ये कि ग्रेट चीफ ने हमारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की, यही उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। मैं भला किंग से स्वागत के तोहफे की मांग कैसे कर सकता हूँ? ये पहली बार है जब इस कर्जदार को पता चला है कि कुछ तोहफे ऐसे भी होते हैं जिन्हें भेजा ही नहीं जा सकता। क्या मिलर फैमिली ड्रैगन किंग को भी शर्मिंदा करना चाहती है? मैं पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिंग कर रहा हूँ और उस कैरेक्टर जैसा दिखने लगा हूँ, यहाँ तक कि रोल में और गहराई से उतर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। इससे ज़मीन पर घुटने टेके जेम्स की हालत और ख़राब हो गई। जेम्स ने मन ही मन सोचा कि ऐसे कई तोहफे हैं जो भेजे नहीं जा सकते। इसका बस यही मतलब है कि लोग आपकी चीज़ें नहीं चाहते ताकि ड्रैगन किंग इस किले को कब्रिस्तान में ना बदल दे। जब मुझे पदावन करके पिंगियन नाम की इस गरीब दूर दराज जगह पर भेजा गया था, तो ये सब योंग के गवर्नर विलियम मिलर की वजह से हुआ था। अब जब मैंने जेम्स को योंगा के गवर्नर का जिक्र करते सुना, तो मैंने तुरंत पिंगियन काउंटी की मिलर फैमिली को विलियम मिलर से जोड़ा और मुझे एहसास हुआ कि उनके बीच एक असामान्य रिश्ता है। मुझे शक है कि बहुत मुमकिन है कि वो चोर कुत्ता विलियम मिलर पिंगियन काउंटी की इसी मिलर फैमिली से आता है। असल में ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अंदाज़ा लगाया था। हालांकि मैंने उसे उकसाया नहीं, बल्कि ये दिखावा करने का फैसला किया कि मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मैंने अनजान बनते हुए पूछा, गवर्नर ऑफ योमजा वो कौन है? जेम्स ने देखा कि ग्रेट चीफ गवर्नर ऑफ योमहा को अच्छी तरह नहीं जानता, तो उसे तुरंत आत्मविश्वास महसूस हुआ और उसने कहा, मैं ग्रेट चीफ से इसे छिपाने की हिम्मत नहीं करूंगा। योमहा के इस गवर्नर का नाम विलियम मिलर है। उनका कर्टसी नेम चोंग वान है और वे पिंगियन काउंटी की मेरी मिलर फैमिली के सदस्य हैं। मैंने मन ही मन खुशी मनाई। अच्छा है, विलियम मिलर वाकई पिंगियन काउंटी की मिलर फैमिली से है। आज गलत के साथ न्याय हो सकता है और बदला लेने वाले अपना इंतकाम ले सकते हैं। मैंने ठान लिया है कि मैं इसे तोहफे के तौर पर दूंगा। तो पता चला कि वे लोग मिलर फैमिली के हैं, पिनियन से। वे सब गवर्नर विलियम मिलर के रिश्तेदार हैं। क्या ये वैसा ही है जैसे ड्रैगन किंग के मंदिर में पानी भर जाना और अपने ही परिवार को न पहचान पाना? मेरे बढ़ा चढ़ाकर दिए गए एक्सप्रेशन और रवैये ने जेम्स को गलतफहमी में डाल दिया कि सामने वाला आदमी प्रभावित हो गया है
और ये सब विलियम मिलर के गवर्नर होने के ओहदे की वजह से है। इसलिए उसकी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई। सच कहूं तो असलियत में मैं भी एक स्कॉलर हूं। चूंकि मैं 2.5 साल तक लगन से पढ़ाई करने के बाद गाना लिखने के लिए मुर्गे की बांग के साथ जागा करता था, पर हैरानी की बात है कि मैं सीनियर स्कॉलर का खिताब हासिल करने में नाकाम रहा। मुझे कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं मिल सकी। आखिरकार मुझे लूटने और लोगों को मारने के लिए पश्चिमी क्षेत्रों में भागना पड़ा। अपनी रोजी रोटी चलाने का यही एकमात्र तरीका बचा था। क्या हो रहा है? 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 मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। भला कौन सा स्कॉलर सिर्फ 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद खिताब पा सकता है? मैंने लंबे समय से इस तरह के इंसान की प्रशंसा की है जिसे इतनी बार नॉमिनेट किया जा सके। आज मुझे सच में गवर्नर मिलर के परिवार के किसी सदस्य से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने यकीनन ये शब्द सुन लिए होंगे। जेम्स को सच में लगा कि इस रिश्ते को समझने के बाद मैं गवर्नर विलियम मिलर के रसूख से डर गया हूँ। वो तो मन ही मन हिसाब लगाने लगा था कि क्या उसे विलियम मिलर के नाम का इस्तेमाल करके उन 15 गोल्ड बार्स को देने से बचने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं दोबारा बोलने वाला हूँ। तब तो मुझे ये तोहफा और भी शिद्दत से देना होगा। मार्कस, अपने भाइयों को लेकर वेयरहाउस जाओ और वो सारा नया ग्रेन ले आओ जो बैंडिट ने 3 दिन पहले चुराया था। ये सुनकर कि तोहफा उसका सिर नहीं था, जेम्स ने तुरंत चैन की सांस ली जब उसे एहसास हुआ कि वो तोहफा उसकी जान नहीं बल्कि अनाज था। मेरे पास खड़े मार्कस ने तजुर्बे से बहुत कुछ सीख लिया था। उसे अच्छी तरह पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो जानता था कि मैं उसे ही बुला रहा हूँ, इसलिए उसने जल्दी से अपनी हिम्मत जुटाई और हुक्म का पालन करने के लिए निकल गया। वेयर हाउस पहुंचकर मार्कस ने देखा कि बैंडिट्स के ठिकाने से लाया गया अनाज का ढेर लगा हुआ है। मार्कस ने इस बात पर भी गौर किया कि मैंने उसे खास तौर पर 3 दिन पहले वाला नया ग्रेन लाने के लिए याद दिलाया था। मैंने ये पक्का कर लिया था कि उसे पता हो कि कौन सा बैच उठाना है। आखिर 3 दिन पहले वाला वो नया ग्रेन क्या था? ये वही बैच था जिसका जिक्र मैजिस्ट्रेट ने किया था, यानी वो अनाज जिसमें पैरालाइजिंग पॉइजन मिलाया गया था। खुशकिस्मती से हमने इसे अलग रखा था ताकि ये सुरक्षित अनाज के साथ मिल न जाए। जहरीले चावल की इन बोरियों पर खास निशान लगाए गए थे। कुछ ही देर बाद मार्कस और कई सोल्जर्स उस बचे हुए सारे जहरीले चावल को मेन हॉल में ले आए। उन्होंने सबकी आंखों के सामने उन बोरियों की लाइन लगा दी। मैनेजर जेम्स, क्या मिलर फैमिली हमेशा से ग्रेन बिजनेस में नहीं रही है? गोल्डन ग्रेन का ये बैच कुछ दिन पहले बैंडिट्स ने उनके दुश्मन जो शॉप से चुराया था। मेरे भाइयों और मेरे बैंडिट्स के गिरोह से लड़ने के बाद हमने खुद इस अनाज को चखा तक नहीं। मैंने गोल्डन ग्रेन का ये बैच सीधे तुम्हें सौंप दिया है। अब तुम ही बताओ, इस बचे हुए अनाज को देखते हुए क्या तुम्हारे पास मेरे 15 गोल्ड बार्स देने में देरी करने की कोई भी वजह बची है? आखिर एहसान फरामोशी की भी हद होती है। ये एक सुलह का तोहफा है। यहाँ कम से कम 6 या 700 पाउंड अनाज होगा। भले ही ये अनाज 15 गोल्ड बार्स की कीमत में न बिके, लेकिन सब कुछ खोने से बेहतर है कि थोड़ा नुकसान सह लिया जाए, है ना? जेम्स सिर्फ एक मजबूर मुस्कुराहट के साथ उस अनाज को स्वीकार कर सका। मैं अपनी कुर्सी से उतरकर नीचे आया। मैं आर्थर के पास गया और उसे खींचकर खड़ा कर दिया। असल में तो मुझे तुम्हारे नेता को बंधक बनाकर रखना चाहिए था, लेकिन ये देखते हुए कि तुम्हारा परिवार विद्वानों का परिवार है और मैजिस्ट्रेट के साथ तुम्हारे पूर्वज एक ही रहे, मैं आज एक अपवाद करूंगा और ये बचा हुआ गोल्डन ग्रेन यहीं छोड़ दूंगा। अब तुम सब वापस जा सकते हो। आर्थर के पास अब मेरे खिलाफ कोई भी चालाकी भरी तरकीब नहीं बची थी। वो जानता है कि भले ही मैं दिखने में मासूम लगता हूँ, लेकिन मेरे कारनामे सबसे खूंखार बैंडिट से भी ज्यादा बेरहम है। बस पूरे ब्लैक विंड फोर्ट्रेस के उस नरसंहार को देख लीजिए। 300 से ज्यादा लोग इस नेता ने इतनी तैयारी कर रखी है। यकीनन अभी एक मोड़ आना बाकी है। तभी उम्मीद के मुताबिक मैं फिर से धीरे से बोला, आज मैं तुम सबको पहाड़ से नीचे जाने दूंगा, लेकिन मैं मैनेजर आर्थर के साथ अपने एक भाई को भेजूंगा ताकि वो उन 15 गोल्ड बार्स को वसूल सके। मार्कस आगे आया, बॉस आप फिक्र ना करें, मैं ये काम बखूबी पूरा करूंगा। लेकिन अगर वो परिवार के पास वापस गए और पैसे नहीं दिए तो? मैंने हाथ हिलाकर मार्कस को आगे बोलने से रोक दिया। इसके बजाय मैंने एक क्लासिक नॉवेल की लाइन का इस्तेमाल करते हुए आर्थर की तरफ एक दयालु मुस्कान के साथ देखा। मैंने कहा, श्रीमान आप बहुत ही सभ्य और शालीन हैं। यकीनन आप मेरे भाइयों को खाली हाथ तो नहीं लौटने देंगे। आर्थर ने मेरी उस कोमल मुस्कान को देखा और उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसने फौरन जवाब दिया, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज आर्थर को आखिरकार समझ आ गया कि किसी बैंडिट की कलाबाजियों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक पढ़े लिखे बैंडिट से डरना चाहिए। ये पहाड़ों का राजा लियो बहुत ज्यादा डरावना है और इस लियो ने महज 2 दिनों तक ही गंभीरता से पढ़ाई की है। अगर उसने और ज्यादा पढ़ाई की होती तो क्या वो इससे भी ज्यादा खतरनाक नहीं होता?
मार्कस ने साफ कपड़े बदले और बिना किसी देरी के आर्थर और उसके गिरोह के साथ पिंगन में रहने वाले मिलर फैमिली के पास पहाड़ से नीचे चला गया। मिलर फैमिली का मौजूदा मुखिया साइलस शुरू में आर्थर को अनाज वापस लाते देख मुस्कुरा रहा था और खुश था, लेकिन जब उसने सुना कि ब्लैकविंड फोर्ट्रेस में क्या हुआ और 15 गोल्ड बार्स लेने की लियो की धमकी के बारे में जाना, तो साइलस को एहसास हुआ कि वो बेमतलब ही जश्न मना रहा था। इस पल मिलर फैमिली का मुखिया साइलस सच में चाहता था कि वो जीनान सिटी की राजधानी योंगो में दूर बैठे जूलियन से कहे कि वो ब्लैक विंड माउंटेन पर लुटेरों के इस नए और लालची गिरोह को कुचलने और ख़त्म करने के लिए फौज भेजे। जो बात बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि भले ही जूलियन एक मैजिस्ट्रेट है, लेकिन एक सिविल ऑफिशियल होने के नाते जूलियन के पास अपने हुक्म के नीचे एक भी सोल्जर नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कुछ प्रीफेक्चर सोल्जर्स को ही तैनात कर सकता है। ये प्रीफेक्चर मैजिस्ट्रेट सिर्फ आसपास के हफ्ते भर के सरकारी मामलों और 7वें या उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति को ही संभाल सकता है। जहां तक मेरे काउंटी मैजिस्ट्रेट के खिताब के साथ सोल्जर्स भर्ती करने की बात है, तो इसकी वजह यह है कि भ्रष्ट असिस्टेंट प्रीफेक्ट ने पिंगन काउंटी में जंग की तबाही के बाद इस जगह को लगभग छोड़ ही दिया था। पिंगन काउंटी के हर इंसान के साथ इस्तेमाल करके फेंक देने वाले प्यादों जैसा बर्ताव किया गया है, और मैंने पूरे पिंगन काउंटी के सबसे ऊंचे अधिकारी के तौर पर उन बुजुर्गों की मदद के लिए अपने अनाज के गोदाम खोल दिए जो जिंदा नहीं बच सकते थे। मैंने काउंटी की दीवारों और मकानों को भी दोबारा बनवाया और सैन्य ताकत पर कब्जा कर लिया। तो जाहिर है मैं कमान संभाल सकता हूँ। मैं सभी सैन्य और सरकारी मामलों को संभालता हूँ, साथ ही भोजन, कपड़े और मकान का खर्च भी देखता हूँ, क्योंकि मेरे सोल्जर्स का खर्च मेरी अपनी जेब से आता है। ये सोल्जर्स और शहर के लोग मेरे सिवा भला किसकी सुनेंगे? पिंगन काउंटी में मिलर फैमिली के हवेली के स्टडी रूम के अंदर मुखिया साइलस इतना गुस्से में था कि उसने अपनी पसंदीदा वाइट जेड स्नफ बॉक्स तक पटक कर तोड़ दी, जबकि आर्थर बगल में घुटनों के बल बैठा बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर सिलस ने उस मजदूर से सवाल न किया होता जो आर्थर के साथ पहाड़ पर गया था, तो सिलस को लगता कि आर्थर ने खानदान की दौलत चुराने के लिए ब्लैक विंड फोर्ट्रेस के डाकुओं के साथ हाथ मिला लिया है। क्या ये वाकई इतना बड़ा अपराध है? मिलर फैमिली को इस तरह जलील करने की हिम्मत किसने की? आर्थर ने कांपते हुए अपना सिर झुका लिया और तेज सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि मिलर ग्रेन स्टोर को लूटने के लिए ब्लैक विंड फोर्ट्रेस के साथ मिलीभगत करने का ख्याल असल में साइलस का अपना ही सुझाव था। अब जबकि अनाज चोरी हो गया है तो ये सच है, लेकिन साथ ही उसका मिलर परिवार भी मुसीबत में फंस गया है। आखिरकार इस जिम्मेदारी का बोझ खुद साइलस को ही उठाना होगा। अचानक साइलस के दिमाग में एक साहसी विचार आया। साइलस पूछता है, आर्थर, क्या तुम्हें लगता है कि मार्कस एक सबॉर्डिनेट हो सकता है? ये माजरा क्या है? क्या वो मिलर ग्रीन स्टोर का कोई कर्मचारी है? आर्थर ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुखिया को अपना फैसला बताया। अगर वो मार्कस सच में मिलर ग्रेन स्टोर का कोई गुंडा है, तो इस मिलर ग्रेन स्टोर की पीठ पीछे की ताकत बहुत बड़ी होनी चाहिए, जो जान लेने और फैसले करने का हक रखती हो। पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ब्लैकविंड फोर्ट्रेस के 300 से ज्यादा लोगों को ऐसे ही मार दिया गया। ये वाकई बहुत बेरहमी है, लेकिन मुझे पहले ही पता चल चुका है कि दुकान का दुकानदार, हमारे शहर में मिलर ग्रेन स्टोर का मैनेजर, पहले ही इस्तीफा दे चुका है और पिंगन काउंटी छोड़ने की तैयारी कर रहा है। चलिए मार्कस की कहानी जारी रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्लैकविंड फोर्ट्रेस का नया नेता रायन मिलर ग्रीन स्टोर की तरफ है। मिलर फैमिली के मुखिया साइलस ने आर्थर की बात मानते हुए सिर हिलाया और तुरंत एक लंबी आह भरी। मुझे सच में यकीन नहीं होता कि कोई सिर्फ एक कटोरी ठंडी नूडल्स के लिए पूरे ब्लैकविंड फोर्ट्रेस को खत्म करने के लिए वेस्टर्न रीजन से हजारों मील का सफर तय करेगा। लेकिन ब्लैकविंड फोर्ट्रेस की सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। इसने उसे खुशनसीब महसूस करने पर मजबूर कर दिया। वो भीगे कपड़ों में यहाँ वहाँ भाग रहा था और लगातार बड़बड़ा रहा था। ठंडी नूडल्स खाना और एक कटोरी नूडल्स के पैसे चुकाना, क्या सिर्फ इतनी सी बात थी? आर्थर ने सावधानी से पूछा। मुखिया, उस खाने और गोल्ड बार्स का क्या होगा? अब हालात काबू से बाहर हैं। लोग ये रायन असल में हमारे दरवाजे पर लोगों को भेजने की हिम्मत रखता है। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। हमें जितना हो सके इन कानून तोड़ने वालों को उकसाने से बचना चाहिए। चलिए सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। मिलर फैमिली का मुखिया सेलस ऐसा इंसान है जिसे दबाया नहीं जा सकता। उसने बेबसी में ये रास्ता चुना। इस बार मैंने पिंगन के मिलर परिवार से अनाज और गोल्ड बार्स ऐंठने के लिए रायन के फर्जी नाम का इस्तेमाल किया। भले ही इसने मिलर परिवार को गहरा जख्म दिया हो, लेकिन ऊन तो आखिर भेड़ से ही निकलती है। पिंगन काउंटी में अभी भी काटने के लिए बहुत सारी फसलें बाकी हैं। इसके अलावा मैंने रायन को दुकान खोलने दी है। मिलर ग्रेन स्टोर पहले ही बंद होकर भाग चुका है। अब पिंगन काउंटी में अनाज की पूरी कीमत अभी भी उसी पर टिकी है जो मिलर परिवार तय करता है। इस तरह मुझे विलेन बनने के लिए किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। मैं बस चुपके से अनाज के दाम बढ़ा दूंगा।
फिर मिलर हवेली के रिसेप्शन हॉल में रायन से खोए हुए अनाज और गोल्ड बार्स की भरपाई करने के लिए पेंगियन काउंटी का मिलर परिवार भी अनाज के दम बढ़ा देगा। मार्कस पहले ही 2 कप चाय पी चुका था, लेकिन गोल्ड बार्स के बारे में मुखिया को जानकारी देने के बाद आर्थर वापस बाहर नहीं आया था। यहाँ आने से पहले मेरे मालिक ने मार्कस को वो काम सौंपा था जो उसे हर हाल में करना था। इस बार भले ही उसे गोल्ड बार्स ना मिले, लेकिन मिलर फैमिली के इलाके की रेकी करना और सही जगह ढूंढना ही काफी है। आखिरकार वो सोने जैसा अनाज उतार दिया जाएगा। गोल्ड बार्स पहले ही भेजे जा चुके हैं, बस शर्त यह है कि मिलर परिवार इस अनाज को खा ले। जब सही वक्त आएगा तो हमें बस उन्हें साफ करने के लिए एक मौका ढूंढना होगा। पिंगान काउंटी में अनाज को लेकर जो दुश्मनी है वो वाकई सुलझ जाएगी। जैसे ही मार्कस चाय का कप पटकने वाला था और जाने के लिए बेताब होने का नाटक करने वाला था, तभी आर्थर एक 4050 साल के अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे पीछे आया। वो पर्दे के पीछे से आया। ये यकीनन सिलस ही होगा जो मुखिया है। उसने गोल्ड पेमेंट को देखा और एक योजना बनाई। वो साफ साफ बोला, रिपोर्ट सुनी और अपने आदमियों को इकट्ठा किया। एक शब्द में कहें तो वो अगले कदम का अंदाजा लगा रहा था। पूछ रहा था कि रायन उनके घर क्यों आया है। इस जमीन पर बहुत जल्द गद्दारी पनपने वाली है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बुरा है। यकीनन इसमें शामिल हर किसी के लिए। एक खूबसूरत औरत लाल सैंडलवुड बॉक्स लेकर आंगन से बाहर आई और मार्कस हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक यंग लेडी की छवि कौंधी। एक चाशनी में डूबा जल, शुगर कोटेड ट्रैप जो उसके अपने गुरु ने उसे सिखाया था। धिक्कार है इस मिलर परिवार पर, वो पक्का हमारी जानकारी निकालने के लिए मुझ पर गाजर और छड़ी, कैरेट एंड स्टिक वाली चाल चल रहा है। इस बात का एहसास होते ही मार्कस वापस होश में आया और तुरंत उस औरत के हाथ से बक्सा झपट लिया। महोगनी बॉक्स में 15 गोल्ड बार्स होने की पुष्टि करने के बाद वो जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि साइलस उसे रोक लेगा। साइलस कहता है, वीर मार्कस, आपने पहाड़ से नीचे आकर बहुत मेहनत की है। मुझे बढ़िया शराब की मेज सजाने की इजाजत दें। कृपया मार्कस, मेरा मान रखें और एक जाम के लिए रुकें। साइलस के मार्कस को शराब पीने के लिए बुलाने की मुख्य वजह उसे नशे में धुत करना था। वो उससे जानकारी निकलवाना चाहता था और फिर मौके का फायदा उठाकर गांव की बारीकियों का पता लगाना चाहता था। लेकिन मार्कस को मेरे 3 मुख्य चेलों ने 8 सावधानियों और सख्त सैन्य कानूनों की शिक्षा दी थी। वो भला शराब के लिए कैसे रुक सकता था? इसलिए बिना दोबारा सोचे उसने सीधे मना कर दिया। उसने साइलस का न्योता ठुकरा दिया और तुरंत वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। साइलस ने उस साहसी जवान औरत को गोल्ड बार्स बाहर ले जाने के लिए इसलिए कहा था ताकि वो मार्कस को ललचा सके। उसने खूबसूरती और शराब को चारे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मार्कस के बर्ताव ने साइलस की उम्मीदों को भी पीछे छोड़ दिया। एक पल के लिए खानदान का मुखिया साइलस पहाड़ों के नाकाओं के इस गिरोह की असलियत समझ ही नहीं पाया। वो इन चोटियों से आए मर्दों के असली स्वभाव के बारे में सोचता ही रह गया। आज का मिशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो पर हमें चाहिए पूरे 5 के लाइक्स। अगर आपको यह स्टोरी सच में एंटरटेन कर रही है, अगर हर एपिसोड के बाद आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक करो और इस टारगेट को पूरा करके दिखाओ। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत बढ़ाता है और बताता है कि आप इस जर्नी के रियल सपोर्टर हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले से ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एक भी एपिसोड मिस किया तो पूरी कहानी का गेम बदल जाएगा। और अब आता है आज का स्पेशल मिशन। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार तक हाइप कर सकता है। मतलब आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स हैं। तो अभी जाकर तीनों हाइप पॉइंट्स फुल कर दो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अगला एपिसोड कितने बड़े लेवल पर आएगा। हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत लगती है। कहानी को इस लेवल तक लाने में पूरा टाइम और एनर्जी जाती है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में रहा तो ये सीरीज और भी ज़्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पांस डाउन गया तो हो सकता है आगे के एपिसोड सिर्फ मेंबर्स तक लिमिट हो जाए। तो अभी कभी 5 के लाइक्स कंप्लीट करो, 3x3 हाइप पॉइंट्स फिनिश करो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है। आज का मिशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो पर हमें चाहिए पूरे 5000 लाइक्स। अगर आपको ये स्टोरी सच में एंटरटेन कर रही है, अगर हर एपिसोड के बाद आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक करो और इस टारगेट को पूरा करके दिखाओ। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत बढ़ाता है और बताता है कि आप इस जर्नी के रियल सपोर्टर हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले से ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एक भी एपिसोड मिस किया तो पूरी कहानी का गेम बदल जाएगा। और अब आता है आज का स्पेशल मिशन। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार तक हाइप कर सकता है।
मतलब आपके पास पूरे 3/3 हाइप पॉइंट्स हैं। तो अभी जाकर तीनों हाइप पॉइंट्स फुल कर दो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अगला एपिसोड कितने बड़े लेवल पर आएगा। हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत लगती है, कहानी को इस लेवल तक लाने में पूरा टाइम और एनर्जी जाती है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में रहा तो यह सीरीज और भी ज्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पांस डाउन गया तो हो सकता है आगे के एपिसोड सिर्फ मेंबर्स तक लिमिट हो जाएं। तो अभी के अभी 5000 लाइक्स कंप्लीट करो, 3/3 हाइप पॉइंट्स फिनिश करो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।